वर्ड ऑफ द डे, जिन्हें ओवरसीज नहीं पता ऐसे टर्म देख लिया करो, कई बार काम आता है। ठीक है, ब्रेक अ लेग मतलब टांग तोड़ना नहीं है। ठीक है बेटा, इट इज अ फ्रेज, आपके इंग्लिश में भी काम आएगा। लेकिन पॉलिटी इतना ही है। अब मिनिस्टर 24 है, 20 है, 15 है, वो तो पूरे याद करा दिया। एक क्वेश्चन, केवल एक लाइन लगती है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना, लोग यहीं पर फिसड्डी मर जाएंगे। ये दोनों में फर्क है। पहले तो ये रिकॉल करिए, क्योंकि जब तक आप रिकॉल नहीं करेंगे आपको कुछ याद नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है यार मैंने पढ़ा दिया बात खत्म, अरे भाई ये आपको याद भी रखना है एग्जाम तक। पार्ट कौन से देखे थे? 1 1 से लेके हमने टोटल 22 गिनने में आता है, वैसे कितने थे? 25 थे। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। चलिए लाइन से देख लेते हैं पूरे 22 पार्ट। पहला क्या था पार्ट? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। दूसरा क्या था? सिटीजनशिप। तीसरा क्या था? फंडामेंटल राइट्स। कैसे याद किया था? फन में 3 लेटर। चौथा क्या था? डीपीएसपी। डीपीएसपी में कितने लेटर है? 4। यूनियन में कितने लेटर है? 5। स्टेट्स में कितने लेटर है? 6। सातवां तो डिलीटेड है। आठवें में हमने कैसे याद किया था? टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी कितने हैं? 8। पंचायत में कितने लेटर है? 9। 10 बाय 10 का कमरा याद है? ट्राइबल, गरीब लोगों का होता है, मतलब ट्राइबल स्टेट्स वगैरह, शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। 11 नंबर क्या? 1 और 1 से मिलता है रिलेशन, तो रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। 12 मतलब 7 12, 7 12 मतलब प्रॉपर्टी, तो फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी। 13वें नंबर में क्या हो जाएगा? त से 13, त से ट्रेड, 13 ट्रेड। 14 आवर्स पढ़ना पड़ता है किस चीज के लिए? यूपीएससी क्रैक करने के लिए, यूपीएससी एमपीएससी। ठीक है। 15वें नंबर में क्या आएगा? इलेक्शंस। इलेक्शंस हर 5 साल में होता है, या तो 5 या तो 15, 25 तो पार्ट सही नहीं, टोटल 22 तक आएगा। 5वां तो यूनियन था। 16 नंबर पे क्या हो जाएगा? स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस। अब यहां पर क्लास का मतलब क्या हुआ? एससी एसटी ओबीसी। अब आ जाएगा आपका 17 मतलब खतरा। अब खतरा किससे होता है आपको? लैंग्वेजेस से। 18 मतलब इमरजेंसी, याद कैसे रखे थे? आपातकाल में एडल्ट लोग ही बाहर जा सकते हैं। इमरजेंसी जब घोषणा होगी तो बच्चा तो बाहर जाएगा नहीं, पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, समझ में आ गया? तो 18 मतलब एडल्ट, एडल्ट मतलब सीधे इमरजेंसी तक पहुंचना था। 19 में क्या आ जाएगा आपका? मिसेलेनियस। 20 में क्या आ जाएगा आपका? अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मैंने आपको क्या बताया था? इकलौती चीज, देखो मैं ऐसे लिखता हूं, एएम में कितने लेटर है? 2, और ये डॉट को जूम करोगे 0 ही बन जाएगा, वही वाली चीज हो गई। आगे देख लेते हैं 21 में क्या हो जाएगा आपका? स्पेशल प्रोविजंस, जिसको मैंने जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 मूवी देखी होगी, वो आपके पार्ट 21 के अंदर आता है। और 22 क्या हो जाएगा? शॉर्ट टाइटल और रिपिल। आपका आ जाएगा शॉर्ट टाइटल और क्या आ जाएगा? रिपल्स। रिपल्स मतलब अंत करना किसी चीज को, तो अंतिम पार्ट आपका हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ये 22, किसी ने नोटिस नहीं किया 26 पार्ट होने चाहिए, ये 22 हो गए। फिर आता है 4 का ए, फिर आता है 14 का ए, फिर आता है 19 का ए और 9 का बी, 9 का ए 9 का बी, ये तो हो गए टोटल 26। फंडामेंटल ड्यूटीज। अच्छा एक बात बताता हूं, फिर भी है 25 ही। कैसे? क्योंकि 7वां डिलीटेड है, इसीलिए 22 + 4 26 होना चाहिए। लेकिन 25 कैसे है? क्योंकि हमने 7वां अमेंडमेंट, 7वां पार्ट डिलीट कर दिया गया है। किस अमेंडमेंट से डिलीट हुआ था? 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। ये था हमारा पार्ट। पिछली बार पढ़ने में हमको कितना टाइम लगा था, इस बार हमने कितने मिनट में? बड़े मुश्किल से 1 मिनट में पूरा पार्ट अच्छे से कर लिया। ठीक है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? टेबल ऑफ प्रेसिडेंस। देखा पूरा यूट्यूब खंगालिए, किसी की प्लेलिस्ट देखिए। टेबल ऑफ प्रेसिडेंस जनरली कोई पढ़ाता नहीं है, फिर भी हम अब तक बैकग्राउंड ही डिस्कस कर रहे हैं। क्या? फंडामेंटल ड्यूटीज 4A। आपने जो 4A देखा है वो क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज। 14A क्या है? ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स। 9A क्या हो जाएगा आपका? म्युनिसिपैलिटी। और यहां पर आ जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी। इतनी चीजें हमने देख के रखी थी। अब टेबल ऑफ प्रेसिडेंस क्या होता है वो देख लेते हैं। पहली चीज, टेबल ऑफ प्रेसिडेंस मैंने, पता है आपको, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, बड़े मुश्किल से 1 मिनट में खत्म होगा। टेबल ऑफ प्रेसिडेंस का मतलब क्या होता है? भारत का पहला नागरिक कौन है? कभी आपने ऐसा सुना है कि जब भी
हमारा सेंसस होता है तो पहले सेंसस किसे कंसीडर किया जाता है? पहला आदमी प्रेसिडेंट, तो उसी को कहा जाता है टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में उसकी पोजीशन क्या है। बहुत रेयर और बहुत टफ क्वेश्चन लोगों को ये लगता है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में 4th नंबर क्या है, कोई सोच सकता है ये इसका मतलब क्या है? प्रेसिडेंस का मतलब होता है, यहां पर ये जो प्रेसिडेंस लिखा है इसका मतलब होता है क्रमानुसार। मतलब भारत का पहला नागरिक, दूसरा नागरिक, तीसरा नागरिक, चौथा नागरिक। अब क्या हुआ, ये मैंने टेबल ऑफ प्रेसिडेंस क्यों लाया है? रिसेंट एक एसएससी सीजीएल 2021 की शिफ्ट का मैं एक क्वेश्चन देख रहा था, उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर 4 अलग अलग नाम दिए हुए थे और बोला था टेबल ऑफ प्रेसिडेंस के अनुसार उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ। समझ में आ रहा है? अब आप कब लगा पाओगे? जब आपको क्रोनोलॉजी पता होगी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या है। तो हम स्टार्टिंग के टॉप 14 या 15 देख के रख लेते हैं, बस वो आप लिख लो। टाइटल, आज का टाइटल क्या है? टेबल ऑफ प्रेसिडेंस। अब देख लेते हैं पहले नंबर पे कौन होगा। पहले नंबर पे कौन होगा? हमारे प्रेसिडेंट। सिर्फ आप लिख लो, इसमें कोई एक्स्ट्रा फैक्ट आज डिस्कस नहीं करते, सिर्फ टेबल ऑफ प्रेसिडेंस लिखो, बाकी सब बाद में देखेंगे। टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में नंबर 1 पर कौन रहेंगे? हमारे राष्ट्रपति। नंबर 2 पर कौन रहेंगे? उपराष्ट्रपति। ये नंबर 3 आ गया है। ये नंबर 2 पर कौन रहेंगे? वाइस प्रेसिडेंट। चलो एक काम करते हैं, इतना तेजी से भगने की जरूरत क्या है, प्रेसिडेंट के बारे में बता ही देता हूं। ये है हमारे इंडिया के सबसे ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट। अगर पूछा जाए सबसे उम्र दराज प्रेसिडेंट का नाम बताइए, के.आर. नारायणन, लिख लीजिए, ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर बात कर लेते हैं इंडिया के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट, द्रौपदी मुर्मू। ये याद रखिएगा, कुछ 64 ईयर्स के आसपास बनाई गई थी हमारे देश की राष्ट्रपति। और ये बीबी गिरी में आ जाएगा हमारे देश के ऐसे कौन से वाइस प्रेसिडेंट या फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट है। ये फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट, भारत देश के पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट। एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी क्या होता है? मान लीजिए किसी राष्ट्रपति को बुखार हो गया है, मान लीजिए किसी राष्ट्रपति जी की डेथ हो गई है, तो उसके थोड़े समय के लिए जो पोजीशन को संभालता है उसको एक्टिंग प्रेसिडेंट कहा जाता है। तो ये 3 फैक्ट्स आपको याद रखना है। पहला, भारत का सबसे ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट, यंगेस्ट प्रेसिडेंट और भारत का पहला एक्टिंग प्रेसिडेंट। आ जाते हैं दूसरे नंबर पे। हमारे भारत के सेकंड पोजीशन पे कौन है? वाइस प्रेसिडेंट। वीवी गिरी भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट है जिन्होंने अपने पोस्ट से रिजाइन किया है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम में। भारत का पहला उपराष्ट्रपति जिसने इस्तीफा दिया अपने पोजीशन से। अच्छा, इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया था? क्योंकि इनको राष्ट्रपति का जो इलेक्शन था वो लड़ना था। ठीक है, और बीडी जट्टी, यहां पर मेरे को ये शेखावत, शेखावत मुझे इतना पता है। अच्छा, आपको अगर कोई पूछा जाए सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, इसका मतलब सबसे ज्यादा कार्यकाल वाला, तो आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद हामिद अंसारी। कौन हो जाएगा? मोहम्मद हामिद अंसारी। और भैरव सिंह, ये बीएस का मेरे को फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा था, भैरव सिंह शेखावत, दोनों ही लॉन्गेस्ट सर्विंग आपके वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे। दोनों का टेन्योर कितना था? 10 ईयर्स। मतलब आज तक केवल 2 उपराष्ट्रपति है जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल सर्व किया है, 2 टेन्योर लगातार सर्व किया है। वर्ड ऑफ द डे जिनको टेन्योर नहीं पता, टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल। ठीक है, 2 टेन्योर लगातार सर्व करने वाले केवल 2 वाइस प्रेसिडेंट है। चलो एक काम करते हैं, चेंज कर लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए। ये हो गया आपका। चलिए, अब आएगा हमारे 3rd नंबर पे टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स। मैं फिर रिपीट करता हूं, फर्स्ट नंबर पे कौन था? हमारे देश का पहला नागरिक प्रेसिडेंट, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट, तीसरा पीएम आ जाएगा आपका। पीएम में भी अब थोड़े बहुत फैक्ट्स देख लो। मोरारजी देसाई यहां पर लिखा है, मोरारजी देसाई इंडिया के सबसे ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर है। राजीव गांधी सबसे यंगेस्ट है, और लाल बहादुर शास्त्री यहां पर ये हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट पीएम जो ओवरसीज में जिनकी डेथ हुई, मतलब फॉरेन स्टेट में। इनकी डेथ उज्बेकिस्तान, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत का पहला प्राइम मिनिस्टर जो आउटसाइड इंडिया मरा, इनकी डेथ हुई थी उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में। इसके ऊपर आप लोग एक बॉलीवुड की मूवी देख सकते हो, ताशकंद फाइल्स, ताशकंद फाइल्स। बहुत ज्यादा आपको पता चलेगा इनके बारे में, इनके लाइफ में क्या था कैसा था। वन ऑफ द बेस्ट मूवी मेड बाय इंडियन,
चलिए इतना कवर। क्या हो गया? लाल बहादुर शास्त्री फर्स्ट पीएम जिनकी ओवरसीज, ओवरसीज यानी विदेश में, फॉरेन में डेथ हुई। वर्ड ऑफ द डे, जिन्हें ओवरसीज नहीं पता है ऐसे टर्म देख लिया करो, कई बार काम आता है। ठीक है, अभी रिसेंटली एचडीएफसी ने अपना पहला ओवरसीज, हमने करंट अफेयर में पढ़ा था, ब्रांच डाला है। कहां पर? सिंगापुर में। ठीक है, TENURE। चलिए अब गवर्नर की बात कर लेते हैं। गवर्नर हमारे चौथे नंबर पे आएंगे, टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स में इनकी पोजीशन होगी। चलो इनके बारे में कोई एक फैक्ट बता दूं, चलो ठीक है बता देते हैं। इनका 154 आर्टिकल याद कर लो, आर्टिकल 154 गवर्नर से रिलेटेड है। ठीक है, एक राज्य में एक ही गवर्नर होता है, और ये गवर्नर को वो सारी पावर सेम होती है जो एक राष्ट्रपति की होती है। मतलब राष्ट्रपति पूरे देश का मालिक, गवर्नर मान लो राज्य का मालिक, जिसे हिंदी में राज्यपाल कहा जाता है। ठीक है, टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स में 5वें नंबर पे कौन हो जाएगा आपका? फॉर्मर प्रेसिडेंट। फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व। सारे लोग समझ समझ के लिखिए। अब यहां पर एक काम करते हैं, स्टार्टिंग के 5 फिर से रिकॉल कर लेते हैं। पहले पे था प्रेसिडेंट, दूसरे पे था वाइस प्रेसिडेंट, तीसरे पे था पीएम, चौथे पे था गवर्नर, और 5वें पे है फॉर्मर प्रेसिडेंट। नोटिस किया, पहला और 5वां सेम हो जाएगा, प्रेसिडेंट फॉर्मर प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट, याद रखने के लिए बस याद रखो। अब तीसरे नंबर पे पीएम है, 3 का डबल कितना होता है? यहां पर हो जाएगा फिर से पीएम, मतलब डेप्यूटी पीएम, लिख लीजिए। 6वें पे कौन होगा? डेप्यूटी पीएम। देख लेते हैं, ये है हमारे डेप्यूटी पीएम। अब थोड़े एक्स्ट्रा फैक्ट में हम क्या देख सकते हैं डेप्यूटी पीएम में? भारत का पहला, अच्छा डेप्यूटी का मतलब होता है हिंदी में उप प्रधानमंत्री, तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार पटेल। सरदार पटेल। अभी आपकी रिसेंट की एसएससी की एक एग्जाम ने क्वेश्चन क्या पूछा था? बिस्मार्क, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को। याद रखिएगा बिस्मार्क, इनकी एक बार इतिहास जानिएगा, बिस्मार्क कौन था। यूट्यूब पर जाके एक शॉर्ट सी स्टोरी देख लेना, आपको लाइफ टाइम याद रहेगा ये। ठीक है, इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। चलिए, अच्छा आयरन लेडी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी। 7वें नंबर पे देख लेते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसे हम क्या कहते हैं? सीजेआई। हमेशा मैं इसको सीजेआई ही बोलूंगा। हाँ 6 बताया ना अभी, डेप्यूटी पीएम। आपका 7th क्या हो जाएगा? चीफ जस्टिस। बिस्मार्क, बिस्मार्क एक पर्सन था, शायद इटली का था, वन ऑफ द फेमस हिस्टोरियन रह चुके हैं। उनकी छोटी सी एक शॉर्ट्स में स्टोरी देख लीजिएगा, तो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा ये नाम, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। ठीक है, वो भी फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने बहुत सारी चीजें की थी वो देश के लिए। चलिए आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं। पूरे देश में कितना होता है? ये एक ही होता है, पूरे देश के लिए केवल एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। सीजेआई को क्या कहा जाता है? हेड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सीजेआई को क्या कहा जाता है? हेड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अभी आपका एक होमवर्क रहेगा, 51st सीजेआई अभी अपॉइंट किया गया है। 50वां बता देता हूं मैं, 50वां कौन था? चंद्रचूड सिंह। और हमारे 51 कौन हो जाएंगे? संजय खन्ना, मिस्टर खन्ना। चलो यहीं पर बता दिए, संजय खन्ना हमारे 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और याद रखना हर एक कोर्ट का हेड, अच्छा एक अगर आपको पूछा जाए हाई कोर्ट के हेड को क्या कहा जाता है? चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट के हेड को क्या कहा जाता है? चीफ जस्टिस, बस उसमें इंडिया लगता है। ठीक है, हर एक हाई कोर्ट, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, किसी भी कोर्ट के हेड को क्या कहा जाएगा? चीफ जस्टिस। और बाकी सब तो जजेस होते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि टोटल सुप्रीम कोर्ट में कितनी स्ट्रेंथ है? 33+1, भूलना मत, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब 34 बोलना है। कितना बोलना है? 34। 33 क्या है? जजेस, 1 क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये आपको सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ याद रखनी है। 7वें नंबर पे कौन हो जाएगा? 2, पहला है सीजेआई और दूसरा है स्पीकर। स्पीकर कौन होता है? लोकसभा का हेड। लोकसभा के हेड को क्या कहते हैं? स्पीकर, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? सभापति। सभापति, लोकसभा के हेड को सभापति कहा जाता है, उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्पीकर। अभी स्पीकर कौन है? ओम बिरला।
ओम बिरला, ये याद रखना, इनकी बेटी, पता चला? एक बार गूगल में देखिएगा, ठीक है। हालांकि उन्होंने आईएएस एग्जाम अभी निकाली थी, उससे रिलेटेड काफी बवाल खड़े हो गए, वो आप लोग देखिएगा थोड़ा। चलिए अब 8वें नंबर पे आ जाते हैं। 8वां नंबर सबसे ज्यादा दिमाग खराब करेगा, इसमें काफी चीजें हैं। देखो, चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, तीन ही चीज फिलहाल याद कर लो, सब में मिनिस्टर लगा है। देखो, अच्छा, MINISTER, मिनिस्टर में 8 लेटर, 8वीं पोजीशन, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो मिनिस्टर कौन सा, लेकिन सीएम, सीएम हो गया, फॉर्मर पीएम हो गया, मतलब पीएम वाले अब तक किसी ने नोटिस किया? तीन चीज हो गई। तीसरे पे है पीएम, छठवें पे है डेप्यूटी पीएम, और 8वें पे है फॉर्मर पीएम। लिखते वक्त ये चीज नोटिस किया करो, ऐसे बार बार रिकॉल करोगे ना तो काफी आसानी से याद होगा, और आपका हो जाएगा। ये इसको स्टार कर लो, इसको रेड से कर देता हूं। अब आपको क्रोनोलॉजी में ना यही याद नहीं होगा, ये वाला, बाकी सब याद होगा, क्योंकि मैंने ट्रिक तो बना दी है ना। मिनिस्टर में 8 लेटर, 3 मिनिस्टर हो गए, चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, 3 मिनिस्टर हो गए, उसको छोड़ के बस ये एक अलग से याद रखना है, वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। आगे बढ़ जाते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री, जो भी हो, फॉर्मर का मतलब पूर्व। चलिए, भारत रत्न होल्डर। अब देखो, मैंने हालांकि अपने क्लास में कैसे याद कराया था, 9वां नंबर, भारत रत्न में ना एक शब्द है रैट, आ गया इंग्लिश का शब्द। रैट में कितने लेटर है? 3 का स्क्वायर 9, बात खत्म। मैं तो प्रश्न के अंदर ही कहीं ना कहीं उत्तर बनाने को देखता हूं। अभी जैसे आपको बताया, मिनिस्टर में कितने लेटर है? कितने लेटर है? 8। तो चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर जैसे दिखा 8वें नंबर पे चले जाओ, ये वाले। अब देखो, मैंने ट्रिक नहीं बताया, बट 7वें नंबर से चीफ जस्टिस याद रखना बहुत आसान है, बताता हूं कैसे। ऐसा कौन सा दिन है जब सुप्रीम कोर्ट बंद होता है? 7वां दिन है, मतलब रविवार। रविवार को नहीं याद होता? तो सुप्रीम कोर्ट का हेड जो है सीजेआई, किस दिन काम नहीं करता? 7वें दिन, तो उसका 7वें से रिलेशन है। लॉजिक समझ में आया? स्टार्टिंग का 6 तो कोई भूल ही नहीं सकता। पहला कौन था, फिर से बोलो? प्रेसिडेंट। दूसरा कौन था? वाइस प्रेसिडेंट। तीसरा कौन था? पीएम। चौथा कौन था? गवर्नर। पहला और 5वां सेम है, फॉर्मर, बस फॉर्मर लग जाएगा, फॉर्मर प्रेसिडेंट। ये 5 तो सबको याद है। तीसरा और छठवा देखो, 3 इंटू 2 करो 6, मतलब यहां हो जाएगा डेप्यूटी पीएम। 7वें नंबर पे अभी मैंने लॉजिक बताया, सुप्रीम कोर्ट कब बंद होता है? 7वें नंबर पे, यानी 7वें दिन बंद होता है, इसलिए सीजेआई आएगा और स्पीकर आएगा। 8वें नंबर पे तो लेटर काउंटिंग से निकलवा दिया, क्या? मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। 9वां नंबर अभी मैंने बताया, रत्न के अंदर रैट आ रहा है, रैट में कितने लेटर है? 3, 3 का स्क्वायर 9। भारत रत्न मतलब कौन? इधर देखिए, एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए, बताइए अगर सचिन तेंदुलकर भारत के कौन से नंबर के नागरिक है? 9वें नंबर के नागरिक है। आगे देख लेते हैं, 10वें नंबर पे कौन आएगा? एम्बेसेडर। मैं तो इसको भी लेटर से ही करवा दूंगा। एम्बेसेडर में टोटल लेटर गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेटर काउंटिंग से ही आधे आंसर निकल रहे हैं आपके। अभी तक देखा जाए लाइफ में मेरा बेस्ट एग्जांपल दुनिया का यही है, प्रश्न के अंदर उत्तर ढूंढो, एम्बेसेडर एंड हाई कमिश्नर्स। अच्छा, एम्बेसेडर को हिंदी में क्या बोलते हैं? राजदूत, ठीक है। राजदूत मतलब आपने सुना होगा, पता ही है ना, भारत देश के राजदूत होते हैं, कई बार फॉरेन में जाके काम करना होता है। अब जरूरी तो नहीं है प्रधानमंत्री हर देश में घूमेगा, मान लो बाइडेन से कोई डील करनी है और प्रधानमंत्री हमारे भारत में है, तो वो क्या करेंगे? राजदूत को भेजेंगे, बेटा जाओ डील करके आओ, जाओ बात करके आओ। तो ऐसे एम्बेसेडर्स होते हैं देशों के। बस आपके लिए चलो एक काम करते हैं, कल की आज एक दिन दे रहा हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्बेसेडर एंड हाई कमिश्नर, ये मैं कल पूछूंगा। एकदम धागे भर का फर्क है। एम्बेसेडर और हाई कमिश्नर में ज्यादा फर्क नहीं होता, दोनों सिनोनिम्स है, बस मतलब शब्दों का फेरबदल है। आपको कल होमवर्क है, करके आना है, ठीक है। कल आपके करंट अफेयर की क्लास में ये मैं पूछूंगा। आगे बढ़े, फिलहाल 11वें नंबर पे आ जाते हैं, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लिख लीजिए, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब बताता हूं जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैसे याद रहेगा। 33 के अलावा, अच्छा मैंने अभी एक फैक्ट बताया था सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होते हैं? 33 जजेस, 33 होते हैं प्लस 1, टोटल स्ट्रेंथ है 34, 33 प्लस 1, जजेस कितने हैं? 33। मैं बोलता हूं
33 के अलावा ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो 33 को डिवाइड करेगा? 11। बात खत्म हो गई। यही लॉजिक, केवल लॉजिक पकड़ो। 11 आपको जजेस डायरेक्ट याद होना चाहिए। 33 के अलावा ऐसा कौन सा नंबर है जिसके जो उसको काटेगा? तो 11 3 जा 33। बस आपको ये याद रखना है। जजेस क्या हो गया? 11 पे क्या हो गया? जजेस हो गए। अब बात बताता हूं 12वां कैसे याद रहेगा। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, इनका टेन्योर है 6 इयर्स। कैग का टेन्योर है 6 इयर्स। इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर है 6 इयर्स। अब एक बात बताइए, 6 + 6 कितना होता है? 12। यानी 12 के अलावा ऐसा कौन सा नंबर है जो 12 को काटेगा? सबसे बड़ा नंबर केवल 6 है। ये सेम लॉजिक से आप कर सकते हो। टेन्योर सबके लिख लेना। टेन्योर 6 इयर्स के होते हैं। टेन्योर क्या है तीनों का? 6 इयर्स। तो पूरे पॉलिटी में आपके वन ऑफ द कॉमन क्वेश्चन होता है, किसी का भी नाम दे देंगे और बोलेंगे बताओ यूपीएससी के चेयरमैन का टेन्योर क्या है? 6 इयर्स। कैग का 6 इयर्स। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, कमीशन नहीं है कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का 6 इयर्स। तो बस 6 का डबल 12 होता है। डन। चलिए 13th नंबर पे आ जाते हैं। लिख लीजिए डेप्यूटी सीएम। मेरे ख्याल से टॉप 12 इज मोर देन इनफ। उसी के अंदर से आंसर आएगा, बस ये लिखा दे रहा हूं फिर भी। अच्छा, सब में डेप्यूटी आया, सोचो डेप्यूटी सीएम, डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है, और यहां पर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इसको मत भूलना। बस ये एक याद करना चाहते हो कर सकते हो। वैसे वो चेयरमैन नहीं है, वैसे तो वो देखा जाए डेप्यूटी चेयरमैन ही है। सब जगह डेप्यूटी ही आना चाहिए। डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ क्या हो जाएगा? डेप्यूटी सीएम अलग से लिख दिया। डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा और मेंबर्स ऑफ नीति आयोग। ये समझ में आया? डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, नहीं डेप्यूटी, डेप्यूटी सीएम। एक बार ना मुझे ये चेक करना पड़ेगा बेटा। डेप्यूटी सीएम, वैसे डेप्यूटी सीएम भी है, सही बात है। डेप्यूटी सीएम के बीच में कॉमा लगाइए, 3 जगह आएगा। यहां आ जाएगा डेप्यूटी सीएम, पहला हो गया। दूसरा हो जाएगा डेप्यूटी सीएम ऑफ राज्यसभा, मतलब चेयरमैन। और थर्ड हो जाएगा डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। 3 के बाद हो जाएगा नीति आयोग। इसके अंदर टोटल 4 लोग आ रहे हैं, ठीक है, 13th नंबर पे। आपको ये चीज इसलिए लिखाई जा रही है इन केस किसी ने 11, 12, 13 नंबर और 14 नंबर दे दिया और बोला क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए, तब आपके टाइम पे यही काम आएगा, ठीक है। और आपका ये आखिरी चीज याद कर लेते हैं 14th नंबर। उसमें भी केवल एक ही चीज याद कर लो, एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि पिछली बार मैंने बता चुका था। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? कमेंट बॉक्स ओपन है। हाँ, सिर्फ एक को अगली बार हाथ खड़ा करना, मुझे पता करना है कि बाकी लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं। एजीआई किसी को नहीं पता है? कोई कमेंट बॉक्स में नहीं बता रहा है आंसर। अगर मेरी पिछली लेक्चर नहीं देखी होगी तो चलो ठीक है, फिलहाल फिर से बता देता हूं। आपके एजीआई का फुल फॉर्म है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये कौन होता है? चीफ लॉयर होता है। कौन होता है? चीफ लॉयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि अगर भारत सरकार पे किसी ने भी मुकदमा दायर कर दिया तो उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा? एजीआई। एजीआई का कोई मुझे बताएगा आर्टिकल क्या है? 76, भूलिएगा नहीं, ठीक है। एजीआई का आर्टिकल क्या है? चलो, आपका यहां पर क्या खत्म हो गया? टेबल ऑफ प्रेसिडेंस। हमेशा मैंने बताया है ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होता है? ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। ब्रेक अ लेग मतलब टांग तोड़ना नहीं है, ठीक है बेटा। इट इज अ फ्रेज, आपके इंग्लिश में भी काम आएगा। अब हमने क्या रिकॉल कर लिया आज? पूरे पार्ट्स। हमारा शेड्यूल बचा है सोर्सेज। चलो देखते हैं सोर्सेज सबने याद किया है। साइली 14th को रिपीट करना है। 14th देख लीजिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये देख लीजिए अच्छे से। आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं। 14th नंबर, अच्छा हाँ, 14th नंबर पे याद करना बहुत आसान है। अच्छा एक बार रिकॉल कर ले, देख लेते हैं अभी के अभी याद हो जाएगा। हम चलो बोलते जाओ किसको किसको याद है। पहले पे कौन है? प्रेसिडेंट, वेरी गुड। दूसरा? ओके, तीसरा? ओके, फोर्थ?
वेरी गुड। फिफ्थ, फॉर्मर प्रेसिडेंट। फॉर्मर प्रेसिडेंट याद कैसे रहेगा? देखो पहला और पांचवा सेम है, मेरे लिए तो ये वैसा हो गया कि दाल भात खाने जैसा। चलो देख लेते हैं छठवा, 3 × 2 कितना होता है? अगर ये पीएम है तो 6 नंबर पे क्या होगा? डेप्यूटी पीएम। वेरी गुड। 7वें पे सीजीआई और स्पीकर। देखा जाए तो संडे को पार्लियामेंट भी बंद होता है, मंडे टू सैटरडे ही चालू रहता है। चलो देख लेते हैं 8वें नंबर पे मिनिस्टर, लेकिन कितने तरह के? 3 तरह के। आपका हो जाएगा यहां पर फॉर्मर पीएम। हाँ चलो बात करते हैं सीएम से। चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर। इसके अलावा मैंने बोला था वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ये सबसे टफ है, याद रखना। 9th नंबर पे भारत रत्न में क्या है? रैट। रैट में कितने लेटर है? 3 लेटर, उसको केवल स्क्वायर कर दो, भारत रत्न। चलो अब 10 नंबर पे आ जाएगा एम्बेसडर। एम्बेसडर में पूरे 10 लेटर है। एम्बेसडर को क्या कहा जाता है? राजदूत। 11वें नंबर पे कौन आएगा बेटा? टोटल सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस है? 33। कौन से नंबर से डिवाइड होता है? 11 नंबर से होता है, तो यहां पर जजेस लिख लो। ठीक है, 33 के अलावा किससे डिवाइड होगा? 11 से। 12वें नंबर पे ऐसा 3 पोस्ट जिसका टेन्योर 6-6 साल का है। यूपीएससी का चेयरमैन, इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और कौन हो जाएगा? कैग। कैग का मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन ऑडिट सिस्टम या फाइनेंशियल सिस्टम। पक्का समझ में आ गया? अच्छा, यहां ऑडिट करना मतलब क्या होता है? कैग, कैग का काम क्या है? ऑडिट करना। लिख लो, कैग का काम क्या है? ऑडिट करना। व्हाट इज ऑडिट? ऑडिट मतलब रिकॉर्ड्स को चेक करना। जैसे कैग जनरल ना एक सीए होता है, सीए मतलब चार्टेड अकाउंटेंट। चार्टेड अकाउंटेंट का काम क्या है? बड़े बड़े बैंक है, बड़ी बड़ी कंपनी है, वो कोई भी घपला ना करे, वो सब रिकॉर्ड चेक करना, टैक्स रिटर्न भरना। समझ में आ गया? तो कैग का काम क्या है? ऑडिट करना। ऑडिट का मतलब होता है टू चेक द रिकॉर्ड्स, चेक करना। क्या करना? कोई घपला ना करे। तो बैंक के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को भी चेक करता है, कहीं घपला ना हो। ठीक है, और 13वें नंबर पे क्या आ जाएगा? डेप्यूटी सीएम और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। और 14वें नंबर पे कौन है? हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। पक्का याद हो गया? अब भी कि अब भी हमने एक और बार ये रिकॉल कर लिया। चलिए अगली चीज देख लेते हैं। ये सब फैक्चुअल डेटा मैं पहले ही करा दिया, इसके बाद केवल क्या बचेगा? इंपॉर्टेंट चीज है, टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स आज हमने कर लिया। कैबिनेट मिनिस्टर भी रटने वाली चीज है, पहले ये भी रट लो। चलिए अब हमने कैबिनेट मिनिस्टर अभी का नहीं, मैं अपने देश के पहले कैबिनेट मिनिस्टर्स को याद करा रहा हूं, अलग अलग तरह के होंगे। अच्छा, कैबिनेट मिनिस्टर्स में ही मैं बताना चाहूंगा, ये जो वर्ड कैबिनेट आया है इसका मतलब होता है केंद्र सरकार में मिनिस्टर जो होते हैं। हमारे किसी भी मंत्री के पहले कैबिनेट लग गया ना, मतलब पूरे देश में केवल एक आदमी होगा। समझ में आ गया? कैबिनेट मिनिस्टर जनरली 24 से 30 के बीच में होते हैं। कितने होते हैं? 24 से 30, मतलब 24 से 30 के बीच में मंत्रालय है। कभी कभी 24, कभी कभी 22 आदमी दिखने को मिल जाएंगे। अब ये वेरिएशंस क्यों होते हैं? जब मंत्रालय 30 है तो 22-24 क्यों? कभी कभी क्या होता है, एक ही आदमी को 3-3 मंत्रालय दे देते हैं, कपड़ा मंत्रालय भी आपके तरफ, पेट्रोलियम मंत्रालय भी आपके तरफ, तो आदमी कम ज्यादा होते रहते हैं। चलिए बात कर लेते हैं भारत के पहले, ये सब जानते हैं ये पीएम है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत के पहले विदेश मंत्री, लिख लीजिए कौन हो जाएंगे हमारे? जवाहरलाल नेहरू। अब आपका टॉपिक फिर से बता रहा हूं मैं, फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया टॉपिक चल रहा है। ठीक है, पहला ही आदमी कौन है? जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले कौन थे? फॉरेन अफेयर मिनिस्टर थे। अच्छा, ये भारत के पहले फर्स्ट पीएम है, फर्स्ट पीएम जिनकी अपने कार्यकाल के दौरान डेथ हुई, ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं। भारत का सेकंड पीएम जिनकी अपने कार्यकाल के दौरान डेथ हुई, लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री भारत के पहले पीएम जो विदेश में जाके मर गए। अच्छा, एक बार मैं बोल रहा हूं, इनकी ताशकंद फाइल्स मूवी देखो, लोगों ने कहा है दैट वाज नॉट अ नेचुरल डेथ, इट वाज अ मर्डर। वो रात के 11 बजे एकदम अच्छी हालत में थे, अच्छे से अपनी आलू की फेवरेट सब्जी खाए, रात को 1:30 बजे 1 बजे उनकी डेथ हुई। रामूलाल भाई साहब उनके जो नौकर थे, एक बार देखिएगा, उन्होंने बताया, देखिएगा काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी है। और उनकी जब डेथ हुई तो पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? बहुत सारी चीजें थी उनके जो आगे पीछे चल रही थी। फिलहाल आगे देख लेते हैं। ये है हमारे देश के, आपके लिए मैं फोटोज भी लाया हूं। कई बार क्या होता है, आपने देखा है केबीसी, मैं तो हमेशा बोलता हूं केबीसी का नेक्स्ट टाइम जब रजिस्ट्रेशन आएगा, मैं चाहूंगा आप सब लोग भरो। नो वन नोज, हो सकता है मैं सिर्फ जाके 25 लाख जीतू, आप लोग 50 लाख जीत दो। बेटा इट इज ऑल किस्मत।
बताया था ना लास्ट टाइम केबीसी में मैं गया था। अच्छा एक बार देखिए, बस वहां रेंडमाइजर होता है। इस बार मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। कई बार आपकी किस्मत होती है उनको बुलाएंगे कि नहीं। इंटरव्यू पास, 20 मार्क की आपकी टेस्ट होती है, 20 मार्क में 19 मार्क का कट ऑफ निकला था। हमारे पूरे हॉल में केवल 100 लोग थे और 3 लोग पास हुए। एक मैं, एक मेरे सामने वाली आंटी और एक मेरे पीछे वाले अंकल। दोनों ने हमारा छापा। तो बेटा इट इज ऑल अलाउड। ठीक है। आंटी बेंगलुरु से आई थी और आंटी को मैंने बाहर ही बोला कि आंटी आपको पता है अंदर जाके हो सकता है देयर आर माइट बी पॉसिबिलिटीज कि आपको टाइगर के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और अंदर एक फोटो दिया हुआ था हमारे टेस्ट पेपर में, बताओ टाइगर कौन सा है। लिख के दे रहा हूं। मेरे को मालूम था वो लोग गलत करेंगे, मैंने एक लौता क्वेश्चन उनको नहीं बताया और वो उनसे गलत हो गया। और उन्होंने बंगाल किए, मेरे को लग रहा था वो बंगाल टाइगर करेंगे। मैं बोला आंटी कौन क्या किया आपने आंसर टिक। बोले मैं तो बेटा बहुत इजी था, बंगाल टाइगर टिक कर दी। लेकिन मैं बोला आंसर तो साइबेरियन टाइगर था। बोले चलो। मैं बोला सच में। बोले कैसे। मैं बोला आंटी उसके पीछे देखो व्हाइट व्हाइट कलर का वो बर्फ दिख रहा है, तो वो साइबेरियन टाइगर ही होगा। बोले बेटा ये तो हमने देखा ही नहीं। तो बोला कोई बात नहीं आप पास हो गई। फिर उसके बाद पास होने के बाद क्या होता है, बीच में 4-5 घंटे का गैप रहता है। खाना वाना और नाश्ता आप लोगों को वहीं से पैक मिलता है और बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव लोग होते हैं। एकदम आपको वो खाने का कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। और ऐसे लाइन बहुत बड़ी होती है। और मेरे को लाइफ में सबसे गंदी चीज लगती है लाइन में लगना। मैं लेट आऊंगा, फोन ऑन करके रखूंगा, लेकिन लाइफ में पहली बार लाइन में लगा, अंदर जाने में बहुत टाइम लगा। लेकिन बाहर बात करते करते जैसे तैसे अंदर पहुंचे। अंदर पहुंचने के बाद ये सारी प्रोसीजर हुई। उसके बाद एक इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू वाले ने मेरे को पहला ही क्वेश्चन पूछा, आर यू नर्वस, आर यू फीलिंग नर्वस। मैं बोला अलॉट। बोले क्यों। मैं बोला सामने कैमरा है, कैमरे के सामने मेरी बोलती बंद हो जाती है। बट बोले टेंशन मत लो, वो बहुत काफी सपोर्टिव थे। इंटरव्यू वगैरह हुआ, इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। फिर मैंने पूछा नेक्स्ट मेरे को कैसे पता चलेगा मुझे यहाँ आना है। तो उन लोगों ने बताया कि आपको एक मैसेज आएगा, जैसे मेरे को फोन आया था एंड इट वाज ऑटोमेटिक। और मेरी ना जैसे केबीसी के फोन आया मेरा दिल धकड़ धकड़ करने लगा, क्योंकि वहां जियो की सिम नहीं चलती थी और आधा आधा कट रहा था पूरा आवाज। बट चलो ठीक है, अगली बार जब आपका रजिस्ट्रेशन आएगा मैं बता दूंगा। चलो लेट्स बैक टू द टॉपिक। आपके भारत के पहले डेप्यूटी पीएम तो मैंने बता चुका हूं, लेकिन इंडिया के पहले होम मिनिस्टर ये भी सबको पता ही होगा। ठीक है, सबने लिख लिए। इंडिया के पहले होम मिनिस्टर लिख लीजिए। अच्छा हाँ, इंडिया के पहले इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी यही है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये चीज क्या होती है, ये चीज कहीं मेंशन नहीं होती है, आपसे छूट जाता है क्वेश्चन। ठीक है। मैं अब जितने भी आपको सीरियल टीवी में मूवीज दिखाई जाती है, मैच दिखाए जाते हैं क्रिकेट के, उसको टेलीकास्ट किया जाता है, उसको ब्रॉडकास्ट कहा जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं आज के नेक्स्ट। ये तो आपको आ गया फिर से, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। आप देख रहे होंगे ये हमारे कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आ जाएंगे भारत के हमारे कौन हो जाएंगे, फूड एंड एग्रीकल्चर। फूड, हाँ हाँ प्रेसिडेंट तो है, बट कैबिनेट की बात चल रही है ना अभी। भारत के पहले फूड एंड एग्रीकल्चरल मिनिस्टर, आप सामने देख रहे होंगे उनकी फोटो। अच्छा मैंने जैसे कहा ये केबीसी का वन ऑफ द कॉमन चीज रहती है, तो मेरी आदत है फोटोज देखने की। फोटो देख के आपको इंसान पता चल जाना चाहिए कौन है। कोशिश किया करो अगर आप कुछ कर रहे हो तो। ठीक है, हाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं पहले। नहीं कैबिनेट अब कमिटीज में आ जाएगा वो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बेसिकली पता है क्या है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पार्लियामेंट की, जैसे पार्लियामेंट क्या एक बॉडी है ना, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक बॉडी थी, उसके लोग सदस्य थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए पार्लियामेंट मतलब सांसद, आज हमारी संसद जो काम कर रही है पहले ऐसा काम कौन करता था, आंसर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। चलो नेक्स्ट, हमारे भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, कौन थे, जॉन मिथाई। गलत है ये गलत है, ये हमारे पहले रेलवे मिनिस्टर है। शानमुखम चेट्टी हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, इन लोगों ने गलती कर दी मेरे स्टूडेंट्स ने, शानमुखम चेट्टी लिख लीजिए। ये हमारे भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर है। अब केबीसी का एक क्वेश्चन लाता हूं, मैं केबीसी को बाय हार्ट फॉलो करता हूं। केबीसी में क्वेश्चन क्या पूछा, भारत की पहली महिला बताइए फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, क्या होगा आंसर। चलो कमेंट बॉक्स ओपन है। इंदिरा गांधी एक आंसर आ चुका है, कोई और। यार कमेंट बॉक्स में आज एक कोई स्नेहल गर्ल रहती है ना, वो आज है ही नहीं शायद, स्नेहल ही नाम है क्या उनका। चलो ठीक है, कोई आंसर नहीं कर रहा है, सब गधे घोड़े। चलो ठीक है, किसी को आंसर, एक ही आंसर है, तो आंसर यहां पर हम बताना चाहेंगे बिल्कुल सही है, इंदिरा
गांधी। बट ये बात याद रखिएगा, इंदिरा गांधी के साथ साथ अगर आपको ऑप्शन में दे दिया जाए सीतारमन, हमारी अभी कौन है अपनी निर्मला सीतारमन, ये टेम्पररी पीरियड के लिए बनाई गई थी। फुल टाइम फर्स्ट फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है, ये थोड़े समय के लिए खुद के पोर्टफोलियो में थी। तो ये इंडिया की अगर पूछी जाए कौन से नंबर की फाइनेंस मिनिस्टर थी, 10th नंबर की। आगे बढ़ जाए फिलहाल, जॉन मिथाई आज आगे आ जाएगा, वैसे तो रेलवे मिनिस्टर थे, अभी आगे आ जाएगा। ये देखो बाजू में जॉन मिथाई DI है, ये इनकी फोटो है, इंडिया के फर्स्ट रेलवे एंड फाइनेंस मिनिस्टर। देखो एक बात बताता हूं, हो सकता है ये फाइनेंस मिनिस्टर कब के रहे होंगे पता है, इंटरिम गवर्नमेंट के। क्या था, मैं अभी ये जो फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर पढ़ा रहा हूं ना, भारत के आजाद होने के बाद परमानेंट वाले पढ़ा रहा हूं, हो सकता है ये फाइनेंस मिनिस्टर सही हो, लेकिन इंटरिम, इंटरिम मतलब कुछ समय के लिए। बट फ्रीडम के बाद अगर पूछा जाए फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर फाइनेंस कौन थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, शानमुखम चेट्टी। शेट्टी नहीं है वो, चेट्टी है। चलिए, इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, अबुल कलाम आजाद। ये याद रखना, अब्दुल कलाम मत लिख लेना, अबुल कलाम है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। दिल से दी गई शिक्षा समाज में क्रांति ला सकती है, इसी बात पे 3 रुपए का इनाम। चलिए ठीक है, फिलहाल आपको ये याद रखना है इनका बर्थडे कब रहता है, 11 नवंबर। इसी दिन हमारे भारत में नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है, कोई भूलेगा नहीं। नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाएगा, 11 नवंबर। आगे बढ़े, फिलहाल आप लोग फोटो देख के कुछ कुछ याद रखते जाओ। अब जैसे अगली बार आप कैसे पहचान पाओगे ये हमारे अबुल कलाम आजाद है, इनकी दाढ़ी देखो, इसको गोटी बोलते हैं, पता है कि नहीं। यहां जो पुराने जमाने में लोग इतनी सी दाढ़ी रखते हैं, बकरा दाढ़ी बोलते हैं वैसे तो, बकरा दाढ़ी, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, गोटी। अच्छा चलो, दाढ़ी के बारे में कोई है यहाँ दाढ़ी लवर, दाढ़ी वाड़ी बिना दाढ़ी के कोई रह नहीं सकता, कोई नहीं है। मैं तो दाढ़ी काट नहीं सकता, पता नहीं इतना ज्यादा लवर अवर पता नहीं, लेकिन दाढ़ी बिना अगर काट के आ जाऊं तुम लोग बोलोगे फिर क्या हो गया। तो बेटा मेरे को थोड़ा बहुत पता है। अब जैसे एक बात बताता हूं, रणवीर सिंह की किसी ने मूछी देखी है, घुमा के रखता है थोड़ा, उसको पता है क्या बोलते हैं, हैंडल बार। वर्ड ऑफ द डे क्या कहा जाता है, हैंडल बार। ये एक जनरल जो है आउट ऑफ द ट्रैक जाके हमने एक नई चीज बता दी, हैंडल बार मतलब रणवीर सिंह की मूछी। चलो, इंडिया के लॉ मिनिस्टर पहले कौन थे, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर। डॉक्टर BR आंबेडकर, मतलब BR आंबेडकर का निकनेम लिख लो, मॉडर्न मनु। मॉडर्न मनु, मनुस्मृति को इन्होंने फाड़ दिया था, कास्टिज्म, इसलिए इन्हें मॉडर्न मनु कहा जाता है, नए जमाने के मनु, मनुस्मृति। इतना हो गया। BR आंबेडकर की यहाँ कुछ जगह अभी फोटो ऐड होने की है, अभी रॉ अभी हमने सब बनाया है। आपको पता है अभी जो भी PPT बनती है वो फ्रेश, मैंने आज तक ऑफलाइन मेनली ट्यूशंस दी थी, तो मेरे क्या है PPT अब बन रही है, तो अभी यहां से आपकी फोटो गायब हो गई, अब अगली बार आपको बीच बीच में दिखते जाएंगे। इंडिया के पहले लेबर मिनिस्टर कौन हो जाएंगे हमारे, जगजीवन राम। आप ना कुछ चीजें खींच के रट्टा मार लो, जैसे लेबर से आप याद रख सकते हो, लेबर जनरली बहुत ज्यादा काम करते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर घर आते हैं, झोपड़ी में रहते हैं। झोपड़ी से आप एक बात बताइए, ऐसे कौन से भगवान थे जो हमारे 14 साल वनवास में झोपड़ी के अंदर रहे। राम भगवान, तो लेबर से सीधा आपको ये याद आना चाहिए, वो भी झोपड़ी में रहते हैं, और राम भगवान भी 14 साल तक वनवास में वहां रहे थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं इंडिया के पहले फाइनेंस मिनिस्टर, जैसे कि आपको ये देख करवा दिया हूं मैंने। नेक्स्ट आ जाएंगे हमारे इंडस्ट्रियल मिनिस्टर SP मुखर्जी। ये देखो इसके ऊपर SSC CGL ने क्वेश्चन पूछा है, 5 स्टार, इसीलिए मैंने ये कवर करा रहा हूं। ठीक है, ये 5 स्टार कर लीजिए, इसके ऊपर SSC CGL ने क्वेश्चन पूछ चुका है। अब कैसे याद रहेगा SP मुखर्जी। अच्छा, किसी को पता है पूरे इंडिया में सबसे रिचेस्ट, अगर आपको पूछा जाए, चाहे वो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, पूरा मिला लो, सबसे रिचेस्ट बॉलीवुड सेलिब्रिटी कौन है? रानी मुखर्जी पता है, उनके पति पता है, यशराज के ओनर उदय चोपड़ा। कौन है? उदय चोपड़ा। मैं बस यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, बड़े बड़े लोग जो अमीर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट। उनकी पत्नी का नाम क्या है? रानी मुखर्जी। तो आप उससे ये याद कर सकते हो, क्या याद कर सकते हो? SP मुखर्जी। कुल मिला के रानी मुखर्जी से आप याद कर सकते हो। रानी मुखर्जी के जो पति है उनकी 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मतलब वो उनसे फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट और बॉलीवुड प्रोड्यूसर कोई नहीं है। इवन आपने मूवी देखी होगी धूम, धूम 1, धूम 2, धूम 3, सब उन्होंने प्रोड्यूस की है। बड़ी बड़ी मूवीज वही बनाते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं इंडिया के पहले डिफेंस मिनिस्टर। कम से कम वो सिख तो होना जरूरी है। आपने देखा होगा डिफेंस में मेनली पंजाबीज होते हैं। ठीक है, डबल स्टार कर लीजिए।
ये हमारे हो जाएंगे बलदेव सिंह। बलदेव सिंह। आगे बढ़ जाते हैं, हमारी नेक्स्ट न्यूज रहेगी। अच्छा सोचो, इंडिया की मैं फर्स्ट कैबिनेट मंत्रालय करा रहा हूं और ये एक लौती महिला है, देख सकते हो आप, राजकुमारी अमृता कौर है या अमृत कौर जिसे कहा जाता है। ये हमारे देश की पहली हेल्थ मिनिस्टर यानी स्वास्थ्य मंत्रालय इन्हें दिया गया था। याद रखना बहुत ज्यादा आसान है कि जो कौन सी महिला, मतलब भारत देश की एक लौती महिला फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर जो किसी तरह का मंत्रालय किसी महिला को दिया गया था, तो वो कौन सा मंत्रालय था? हेल्थ मंत्रालय था। कैसे याद रहेगा? हमारे घर में हमारी हेल्थ की ख्याल कौन रखता है? मम्मा रखती है। पप्पा का काम है कमाना, मम्मा का काम है देखभाल करना बच्चों का। तो आप याद रख सकते हो राजकुमारी अमृत कौर कौन हो जाएगी? भारत देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री। कम्युनिकेशन मिनिस्टर याद कर लो, रफी अहमद किडवई। रफी अहमद किडवई, इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, बस याद कर लीजिए। आप फिर भी याद कर सकते हो कम्युनिकेशन मतलब क्या हो जाता है। वैसे देखा जाए तो दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं। मैं बोल रहा हूं रूटीन, हमारी डेली यूज लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, इसका मतलब वार्तालाप। वार्तालाप। वैसे तो ये कम्युनिकेशन मिनिस्टर का काम है। अब मोड ऑफ कम्युनिकेशन यानी रोड ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रेलवेज हो गया, एयरपोर्ट हो गया, उस समय में ये कम्युनिकेशन कहलाए जाते हैं। बट हमारे रूटीन लाइफ में वार्तालाप, अब जब भी आप किसी से बात करते हो या तो मीठी बातें करोगे या तो कड़वी बात करोगे, तो आप याद कर सकते हो किड़वई में कड़वा आ गया। ठीक है, कम्युनिकेशन मतलब वार्तालाप, वार्तालाप मतलब झगड़े में हम जो करते हैं वो क्या कहते हैं? कड़वा बोलते हैं, इसलिए किड़वई याद रख सकते हो। आगे देख लेते हैं हमारे ट्राइबल, भारत के पहले आदिवासी मंत्री जुआल ओरम, देख सकते हैं भाई साहब, जुआल ओरम। अच्छा ये ना 1947 की बात नहीं है, ट्राइबल मंत्रालय हमने बहुत लेट लाए, 1980 या 90 के दशक की बात है ये, 1990s की बात है, ये नया मंत्रालय है। और ये आपको एम लक्ष्मीकांत में भी ये नहीं मिलेगा। मैं वही बोल रहा हूं, प्लस पॉइंट आपको मेरे साथ पढ़ के यही मिलेगा, जो चीज एम लक्ष्मीकांत तक में नहीं है वो भी आपको यहां देखने को मिल जाएगा अपडेटेड फॉर्म में। हाँ हाँ, इस साल में 19, मैं बोल रहा हूं ना, अभी आप जो पहला मंत्रालय देख रहे हो वो 1947 के है, 40s के है। अब ये मंत्रालय नया बना है, 1990s में बना है, मतलब ये 1900 मेरे ख्याल से 1996 और 7 की बात है जब से ये हमने ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर रखना चालू की है। ठीक है, चलिए भारत के पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ये भी 1940s की बात नहीं है, तब स्पोर्ट्स मिनिस्टर होता ही नहीं था, ये लेटेस्ट की बात है। अब ये ईयर पे क्वेश्चन नहीं पूछते इसलिए मैंने लाया नहीं, कितनी चीजें याद करोगे, बस डायरेक्ट याद करो, भारत के पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनंत कुमार हो जाएंगे। ये है अब आपके लिए एक्स्ट्रा, ये कहीं नहीं लिखा है, ना लूसेंट में लिखा है, ना आपके एम लक्ष्मीकांत में लिखा है, ना आपके एक आईपीएस राजीव सर की बुक एक अलग से आती है, ठीक है, पॉलिटी की, उसमें भी नहीं लिखा है। ये सब चीज आपके लिए नया हो जाएगा। अच्छा अभी स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है वैसे 2024 में? मनसुख मांडविया। कौन है? मनसुख मांडविया, ये भूलिएगा मत, वो किसी समय और हम डिस्कस कर लेंगे, फिलहाल लिख लीजिएगा इतना। आगे देख लेते हैं, वुमन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, ये भी आपके 2000 के बाद मंत्रालय बनाया गया है। ठीक है, ये लेटेस्ट में रेणुका चौधरी, भारत की पहली महिला, जिसे क्या WCDM जिसे कहा जाता है, वुमन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, WCDM, महिला और बच्चों का मंत्रालय। डन। भारत की पहली MS माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, MSME, ठीक है, वसुंधरा राजे। आपने देखा होगा महिलाएं बहुत कम हैं MSME में। अभी MSME मिनिस्टर कौन है हमारे? वेरी गुड, पहला मंत्रालय बेटा वो छोड़ दीजिए, क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस ना रिसेंट में हो जाते हैं, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग कोई मांझी वांझी होने चाहिए। चलिए, अच्छा वसुंधरा राजे सबको पता है कि नहीं है कौन है? राजस्थान की पहली फीमेल CM, फर्स्ट फीमेल CM है ये राजस्थान की, फर्स्ट फीमेल CM कहां की? राजस्थान की। अच्छा राजस्थान में जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा कल्चर को फॉलो करते हैं। अगर आपको कोई गर्ल मारवाड़ी मिलती है, राजस्थान की है, तो मान लीजिए वो अपने साथ ऑनेस्टी लाएगी ही लाएगी, वहां का कल्चर ही ऐसा है, सारी चीजें बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। ठीक है, अभी रिसेंट का एक किस्सा था राजस्थान में, अब मुझे नहीं पता कितनी बात सत्य है इसमें, मेरा एक फ्रेंड है राजस्थान का, उसने बोला एक
किसी फंक्शन में सिलेंडर ब्लास्ट होने के कारण बहुत सारे लोगों को आग लग गई। तो महिलाओं में जब आग लगी तो केवल पुरुष भाग के बाहर निकले। ऐसा उनका रीजन था कि महिलाएं बाहर आके क्यों नहीं आई पता है? क्योंकि जब आग लगी होगी तो वो नेकेड हो गए होंगे पूरे, तो सिर्फ पुरुष उनको कोई और गैर मर्द ना देख ले तो वो अंदर की अंदर जल के मर गई। आपको पता है ना एक सती प्रथा होता है। सती प्रथा में क्या किया जाता था? जब पति मर जाए तो सती प्रथा सिर्फ इसका मतलब ये नहीं था कि पत्नियों को उनके पति के लाश के साथ जला दिया जाएगा। इसका मतलब हमारे आपको कंसेप्ट लोगों का गलत है कि पति अगर मर जाए तो उसके साथ महिलाओं को उसके डेथ बेड में बैठा के जला दिया जाता था, ये सती है, गलत। कभी कभी क्या होता था कुछ, अब हो गया ये सारी चीजें कहां परफॉर्म की जाती थी? पति के साथ जला दो रूरल एरियाज में, गांव में। शहर वाले क्या करते थे, कई बार वो जलाते नहीं थे, पत्नी को सिर्फ टकला कर देते थे कि ताकि इनके तरफ कोई देखे ना। अब उनका पति गया मतलब अब वो किसी के साथ नहीं करेंगे। अब ये प्रथा तो हमारे हिंदुओं की हो गई, बट राजपूताना, उस समय राजस्थान का पुराना नाम क्या था? राजपूताना। वो राज्य में क्या होता था, आपने एक देखा होगा कई बार, अगर राजाओं में अगर लड़ाई हो जाए तो उसमें क्या होता था, वहां की महिलाएं जौहर परफॉर्म करती थी। आपने एक रिसेंट में मूवी देखी होगी, तो जौहर केवल राजस्थान की महिलाएं परफॉर्म करती थी। तो ऐसा माना जाता है उनमें एंड्योरेंस जितना ज्यादा अच्छा राजस्थान की महिलाओं में होता है उतना कहीं का नहीं होता। बहुत ज्यादा सहनशीलता उनमें होती है। तो मे बी वो स्टोरी भी सही हो कि शायद उनकी बॉडी नेकेड हो गई होगी तो वो बाहर आने की कोशिश भी नहीं की, वो अंदर के अंदर शांति से बैठ के जल गए। अब मैं जब ये स्टोरी सुनता हूं तो पता नहीं, सबसे बुरी मौत होती है बेटा अगर आपको अगर पूछू बोला जाए तो जला के, एक उंगली जल जाए तो साला पूरा तिलमिला उठता है इंसान। चलिए आपका यहां पर क्या होता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स आज खत्म हो गया है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अभी तक ना हमने कंसेप्ट देखा जाए, मैं अभी भी बोल रहा हूं, अब तक हमने पॉलिटी एज सच स्टार्ट नहीं किया है। अब तक आपको फैक्चुअल डेटा दे रहा हूं। 2 क्लास तो फैक्चुअल डेटा कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद मेनली हमारी स्टार्ट होगी। देखा जाए तो वैसे हो गया है, टेबल ऑफ प्रेसिडेंस हो गया, कैबिनेट मिनिस्टर हो गया। चलो एक काम करते हैं, आज ही से आपकी क्लास चालू होने वाली है। आपका प्रियम्बल भी आ चुका है। कंसेप्ट स्टार्ट। ये है आपकी पहली कंसेप्ट की क्लास। अब आपको जितना फैक्चुअल डेटा था सब हो चुका है। अब आपका आएगा पहला टॉपिक आज का, प्रियम्बल। आपकी नोट्स सुपर बन रही है, ठीक है, इसके बाहर कभी नहीं जाएगा। पॉलिटी मैंने पढ़ा दिया मतलब मान लो पत्थर की लकीर। हाँ मैं ये बोलूंगा कि मैं हिस्ट्री कितना भी डीप में पढ़ाऊं, बाकी टीचर्स के मुकाबले हो सकता है मैं थोड़ा डीप में ही पढ़ाऊंगा, बट हिस्ट्री का कोई गारंटी नहीं देता बेटा कि बुक के अंदर का आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन पॉलिटी इतना ही है। अब मिनिस्टर 24 है, 20 है, 15 है, वो तो पूरे याद करा दिया। प्रियम्बल में जितने फैक्ट्स होंगे तो उतने ही होंगे, उसका आजू बाजू नहीं जा सकता। अगर मान लीजिए हमने कैबिनेट, अब पूरे हमारी कमिटीज, अच्छा कमिटीज रह गई, कमिटीज अगली बार कवर कर लेंगे, शायद मैंने लाया नहीं है। चलो अब इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अगर मान लो कमिटी से क्वेश्चन पूछने वाला है तो कमिटी भी गिन चुन के 12 या 14 ही है, मैंने सब कवर करा दिया। तो ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अब चलो बात कर लेते हैं प्रियम्बल की। प्रियम्बल का मतलब क्या है? प्रियम्बल का अगर कोई आपको पूछे व्हाट इज प्रियम्बल, तो आपका पहला चीज होना चाहिए, इट इज द प्रीफेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये लिख लीजिए, व्हाट इज प्रियम्बल? इट इज द प्रीफेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या इससे ज्यादा अच्छा आप दूसरे तरीके से बोल सकते हो, द फर्स्ट पेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत संविधान का जो पहला पेज है उसे क्या कहा जाता है? प्रियम्बल। अभी ना मैंने प्रियम्बल, मेरे को फोटो नहीं मिल रही थी तो यहां पर अटैच नहीं किया है, बस वो एक चीज छोड़ के बाकी सब मैं बता दूंगा। बट फिर भी आपको पता होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये आपने सुना होगा, हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलरिस्टिक एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया। फिर वो बहुत सारी चीजें आगे लिखी हुई, अगर वो आप पढ़ते तो ज्यादा बेहतर होता, बट ठीक है, डायरेक्ट आज चालू करेंगे। क्या चालू कर रहे हैं हम लोग? प्रियम्बल। पूरा का पूरा शॉर्टकट में मैं कवर करूंगा, शॉर्ट स्वीट क्लास है आपकी, सिंपल सी। अब अच्छे से देखते हुए चलिएगा, मैंने अभी आपको पहले बता दिया है व्हाट इज प्रियम्बल। प्रियम्बल इज द फर्स्ट पेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसी तरीके से मैंने ये पहली लाइन वही रखी है, व्हाट इज प्रियम्बल? इट कंटेन्स, लिख सकते हो, द बेसिक फिलोसॉफी, दैट्स इट, इतना ही याद कर लो। इट कंटेन्स द बेसिक फिलोसॉफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस कौन प्रोवाइड करता है? प्रियम्बल। की प्रियम्बल संविधान में क्या क्या लिखा है, एक आपको आइडिया देता है। क्वेश्चन देखो कई बार कैसे पूछते हैं, हमारा भारत का जो प्रियम्बल है वो किस पे बेस्ड है?
अब हम कई बार अपनी नोट्स निकालते हैं, जैसे मैं अपनी नोट्स निकालता हूं तो उसका सोर्स कुछ तो होगा, एम लक्ष्मीकांत पढ़ूंगा उसका निकालूंगा। तो जब हम प्रियम्बल लिख रहे थे तो वो हमने कहीं से तो नोट्स चुराई होगी, तो यहां से चुराई। प्रियम्बल हमारा किस पर बेस्ड है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा प्रियम्बल किस पर बेस्ड है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? उसको किसने मूव किया है, मतलब उसको प्रिपेयर किसी ने तो किया होगा, जवाहरलाल नेहरू। ये पहली चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। हमारा प्रियम्बल किस पर बेस्ड है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर। किसने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाया? मेकर कौन है? जवाहरलाल नेहरू। और प्रियम्बल को एडॉप्ट कब किया गया था? दिस आर द वेरी कॉमन क्वेश्चंस। हमने प्रियम्बल को गोद कब लिया? नॉर्मल सी बात है, पूरे संविधान को हमने अपनाया 26 नवंबर 1949। आपको ये 26/11 ऐसे याद हो जाएगा, 26/11/49, ठीक है। 26/11 को हमारे क्या मनाते हैं भारत में? कोई बताएगा 26/11 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? लॉ लॉ दिवस, यानी कानून दिवस हमारा कब मनाया जाता है? 26/11। क्योंकि 26/11/2008 को क्या हुआ था? मुंबई में बम फटा था, आपको पता है, कसाब आया था। 26/11 को एक और दिन मनाते हैं वैसे, नेशनल मिल्क डे। क्या मनाया जाता है? नेशनल मिल्क डे। संविधान दिवस भी हम बोल सकते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन डे। अभी इस साल से हमने क्या मनाना चालू किया? अच्छा चलो, एक बहुत प्यारी चीज आपने बोला, तो 26/11 को हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। क्या मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे। इसके अलावा क्या मनाते हैं? लॉ दिवस। इसके अलावा क्या मनाते हैं? मिल्क डे। अब यहां तक पहुंच ही गए हो तो ये 2024 में मोदी सरकार ने क्या बोली? हर साल 25 जून को हम संविधान हत्या दिवस मनाएंगे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मर्डर डे। लिख लो सब लोग, हो सकता है कसम से यही क्वेश्चन आ जाए। यह है आपका करंट अफेयर, तो ये चीज कोई भूलेगा नहीं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है और संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा, मोदी ने 25 जून को क्यों चुना संविधान हत्या दिवस के लिए? क्योंकि 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू की थी, और उसी दिन मैंने आपको स्टोरी बताई थी, पूरे भारत की एक साथ लाइट की कटौती कर दी गई थी। पूरे न्यूज़पेपर को इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, आप ये छाप नहीं सकते। सारे मंत्री मिनिस्टर्स को जेल में भरना चालू कर दी थी। पूरी डिक्टेटरशिप उन्होंने करना चालू किया, इसलिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। हाँ, ऑफिशियल, इट इज ऑफिशियल, सरकार ने डिक्लेयर किया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। वर्ल्ड का पहला देश जिसने प्रियम्बल को अपने संविधान में इंक्लूड किया होगा, वो कौन हो जाएगा? अमेरिका। इतनी चीजें प्रियम्बल की क्लियर हो चुकी है, सब अच्छे से। प्रियम्बल के बारे में अभी हमने सिर्फ स्टार्ट किया है, पहला पेज। एक क्वेश्चन एक बार किसी एग्जाम में पूछा गया था आपके पास ना, मैंने फर्स्ट पेज में प्रियम्बल लाया नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। पहले ना क्या करना था मुझे, पहले आपका प्रियम्बल का फोटो लाना था, आपके लिए बहुत आसान हो जाता। क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं आपके प्रियम्बल की फोटो ले आके दिखा दूंगा, क्योंकि एक बार प्रियम्बल आपका देखना बहुत जरूरी है, तब आपको वो ज्यादा बेहतर, एक बार देख लोगे तो समझ में आएगा। फिलहाल अभी क्या करते हैं, प्रियम्बल को हम क्या बोल सकते हैं? एक और तरीका, प्रियम्बल को हम क्या बोल सकते हैं? ओल्ड नाम क्या है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि प्रियम्बल का पुराना नाम क्या था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। क्योंकि हमने जब प्रियम्बल बनाया तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बंद कर दिए। ये समझ में आया? फिर एक बार क्वेश्चन क्या पूछा था, ऐसा कौन सा शब्द है जो प्रियम्बल में है लेकिन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में नहीं था? आंसर है फ्रेटर्निटी। क्या है? फ्रेटर्निटी। FRATERNITY। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? भाईचारा। लिख लीजिए, फ्रेटर्निटी का मतलब भाईचारा। वैसे एक और चीज बताता हूं, ये ना रट्टा मत मारिए कि कौन सा शब्द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में नहीं था। 3 शब्द और बताता हूं जो नहीं था, सेक्युलर, इंटीग्रिटी और सोशलिस्ट, जिसका शॉर्ट फॉर्म मैंने बना के रखा है SIS, सिस्टर को हम सिस बोलते हैं, और उसके अलावा फ्रेटर्निटी। ये 4 शब्द लिख लीजिए जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में नहीं था। मैं बताता हूं क्यों, ठीक है, इतना लिख लीजिएगा, नोट करके लिखिएगा। 4 शब्द जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में नहीं था, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट और फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब भाईचारा, जिसका अगर सिनोनिम पूछा जाए तो ब्रदरहुड। ब्रदरहुड।
आगे बढ़े। और हाँ, नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन लिखा है, मतलब ये क्वेश्चन फॉर्म में ही, मैं सिंगल लाइनर आपको पूरी सारी चीज प्रोवाइड करता हूं। अच्छा, आपको यूपीएससी में आंसर राइटिंग नहीं करनी है, इसलिए हम वन लाइनर फैक्ट्स लाता हूं मैं हमेशा। ठीक है, अगला फैक्ट देख लेते हैं। जो हमारा प्रियम्बल का इंग्लिश वर्जन है वो किसने लिखा है? आपको पता है ये सब क्वेश्चन ना टफ है। लोगों को पता है आपकी एम लक्ष्मीकांत में क्या लिखा है? प्रेम बिहारी रायजादा ने हमारा पूरा संविधान इंग्लिश में लिखा था। लेकिन यही चीज एग्जाम में कंफ्यूज करती है। अब एक बात बताओ, किसी इंसान ने पूरा संविधान ही इंग्लिश में लिखा है तो वो बंदा प्रियम्बल भी तो इंग्लिश में वही लिखेगा। प्रियम्बल कोई और लिखने तो आएगा नहीं। घुमा के पूछा जाता है सिर्फ। अगर क्वेश्चन पूछे हमारे भारत का जो संविधान है उसको इंग्लिश में किसने लिखा है, आंसर सेम होगा, प्रेम बिहारी रायजादा। और अगर पूछा जाए हिंदी वर्जन किसने लिखा है, वसंत कृष्ण वैद्य। चलो इंग्लिश वाला लिख लो, वर्जन किसने लिखा है, हिंदी वाला वर्जन इन्होंने लिखा है। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि प्रियम्बल के बॉर्डर में, अब मान लीजिए ये प्रियम्बल है, इसके बॉर्डर में डिजाइन दी गई है, ऐसे 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 कोई डिजाइन दिया गया है, तो वो डिजाइन किसने बनाया है? तो आपका हो जाएगा राम मनोहर सिन्हा। राम मनोहर सिन्हा। डन। अच्छा, मैंने आपको अभी बोला था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है उसको मूव किसने किया था, प्रेजेंट किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। अभी की अभी कोई भूलना मत। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने कब मूव किया था ये भी लिख लो, 13 दिसंबर 1946। भूलना मत, ये एक क्वेश्चन आ चुका है एसएससी में। एक क्वेश्चन, केवल एक लाइन लगती है आपके एग्जाम में, क्वेश्चन छूट जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, अच्छा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव करना या प्रेजेंट करना, कहां प्रेजेंट करेगा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रेजेंट करेगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? अच्छा हाँ, आपके लिए वर्ड ऑफ द डे, एक काम करता हूं, पीला कलर ज्यादा बेहतर दिखेगा। ये आपके लिए एक और चीज बता रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूएंट, पूरा लिख रहा हूं, हाँ, असेंबली। बार बार आपको पॉलिटी पढ़ाते वक्त मेरे मुंह से ये शब्द दिखेगा, इसका शॉर्टकट बना लो, सीए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आप बोल सकते हो, पार्लियामेंट का पुराना नाम है, आसान से आसान तरीका रहेगा याद करने के लिए। अगर जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रेजेंट किया है, मतलब प्रस्तुत किया है, कहां प्रस्तुत किया? सीए में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? ये एक बॉडी है जिसे हम बोल सकते हैं एक तरह से संसद, मतलब पार्लियामेंट के पहले यही बॉडी थी जो काम करती थी। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सबसे बड़ा अगर काम पूछा जाए क्या है? संविधान बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान बी आर अंबेडकर ने अकेले नहीं बनाया, इन्होंने, इनके पूरे सदस्यों ने मिलकर बनाया। ठीक है, कितना हो गया? और यहां पर लिखा है नीचे में, नीचे का सबको लाइन दिख रहा है क्या? हाँ, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को एडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 1946। गलत है, इन लोगों ने, थोड़ी बहुत मेरे स्टूडेंट्स ने मिस्टेक करके रखी है। अभी नोटिस करो, उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव कब किया? 13 दिसंबर 1946। तो पॉसिबल है कि 22 जनवरी को अडॉप्ट करना 46 में? इट इज 47। ठीक है, 22 जनवरी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया गया है, लेकिन प्रियम्बल को कब किया गया था? 26/11/49। हो गया। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। अच्छा, अगर कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रियम्बल को बताइए आज तक कितने बार अमेंड किया गया है, क्या किया गया है? अब मैंने देखो, प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस, केवल एक बार उसको, अच्छा अमेंड का, अमेंडेड मतलब चेंज। कितने बार प्रियम्बल को चेंज किया गया है? आज तक एक ही बार किया गया है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। कब, कौन से ईयर में चेंज किया गया था? 1976। अमेंडमेंट नंबर कौन सा था? 42nd अमेंडमेंट नंबर। याद रखिएगा, चेंज मतलब क्या? उस प्रियम्बल में तीन शब्द हमने जोड़े थे जो कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, सेक्युलर। ये तीन शब्द जोड़ा गया था। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, बताइए 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कौन से तीन शब्द ऐड किए गए थे? ऑप्शंस क्या रहेगा? सेक्युलर, बी रहेगा इंटीग्रिटी, सी रहेगा सोशलिस्ट, और डी रहेगा सोवरेन। अब आपको बताऊं, एग्जाम में बैठ के पूरी चारों हालत टाइट हो जाती है, याद ही नहीं आता साला
कि एस से सोवरेन था, सोशलिस्ट था या सेक्युलर था। अब ऑप्शंस कैसे रहेंगे? ऑप्शन 1 ए बी सी, ऑप्शन बी ए बी, ऑप्शन सी ए सी डी, ऑप्शन डी ए ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। अब बताओ, पता है ना एग्जाम में कंफ्यूजन होगा कि कौन सा एस नहीं है। ये वाला एस पहले से था, याद रखिएगा। अब एक काम करते हैं, एक नई चीज बता देते हैं, सबका मतलब समझा देता हूं तो और ज्यादा दिनों तक याद रहेगा। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, आपने ऐसा सुना होगा। इंडिया क्या है? लिख लो ये सेंटेंस, आपको याद होना चाहिए। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष देश है। मतलब हमारे भारत में सारे धर्म को हम इक्वली इज्जत देते हैं, कोई भी धर्म एक दूसरे धर्म से बड़ा नहीं है। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। सेक्युलर का मतलब धर्म निरपेक्ष। हम किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करते। अभी इतना ज्यादा जब से मोदी आए हैं तो अलग बात है, थोड़ा हिंदू हिंदू ज्यादा हो रहा है। बाकी देखा जाए तो इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। आपको यहां पर हिंदू भी दिखेंगे, आपको यहां पर मुस्लिम भी दिखेंगे, आपको यहां पर सिख भी दिखेंगे, आपको यहां पर अलग अलग जैन दिखेंगे, आपको यहाँ ज्यूज भी मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर अपना वो कौन है, रतन टाटा। रतन टाटा कौन से कम्युनिटी से? पारसी भी दिखेंगे। दुनिया में पारसी की बहुत ज्यादा कम पॉपुलेशन है। चलिए फिलहाल अभी देख लेते हैं। तो आपको ये याद रखना है, सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष। इंटीग्रिटी, अच्छा चलो ठीक है, इंटीग्रिटी को हिंदी में बोलते हैं अखंडता। अखंडता। अब आपने सुना होगा अखंड भारत। अगर नेहरू नहीं होता, अगर गांधी नहीं होता तो अखंड भारत होता। अखंड भारत मतलब क्या? हम पाकिस्तान अलग जाने नहीं देते, हम म्यांमार अलग जाने नहीं देते, हम भूटान को अलग होने नहीं देते, हम नेपाल को अलग होने नहीं देते, ईरान तक हमारा भारत होता। अरे मंद बुद्धियों, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। पॉसिबल भी है क्या? और वैसे भी अच्छा हो गया पाकिस्तान, क्या लगता है आपको? डेफिनेटली अच्छा हुआ। इंडिया मजबूती से आगे बढ़ रहा, इंडिया सारी चीज अच्छी कर रहा। अब अपना अपना लोगों का हो सकता है, शायद हो सकता है मैं बहुत छोटा हूं, मेरे व्यूज ऐसे गलत हो, सामने वाला मुझे अच्छे से समझा दे, नहीं बेटा पाकिस्तान को भी हमारे देश में होना चाहिए था। फिलहाल वो सारी चीजें छोड़िए, आपको ये याद रखना है इंटीग्रिटी का मतलब क्या हो गया? अखंडता। वैसे इसका सिनोनिम आप क्या कर सकते हो? यूनिटी। इंटीग्रिटी का एक तरह से सिनोनिम लिख लीजिए, इंटीग्रिटी मतलब यूनिटी। लेकिन फिर भी ना धागे भर का फर्क है, यूनिटी और इंटीग्रिटी में बहुत बड़ा फर्क है। यूनिटी का मतलब होता है एकता, उसका मतलब होता है अखंडता। अखंडता मतलब भारत अब एक है, कोई अलग नहीं कर सकता, अखंड भारत। समझ में आया? यूनिटी मतलब वी आर वन बट वी आर ब्रेकेबल, कोई भी ब्रेक कर सकता है यूनिटी को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ बचा है? ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था इसीलिए मैंने बताया। प्रियम्बल पढ़ाता ना तो ये ज्यादा समझ में आता। प्रियम्बल अगली बार मैं ले आऊंगा, नेक्स्ट वाले बैच में आपको एक बार प्रियम्बल दिखा दूंगा। इसमें क्या पूछा गया है? प्रियम्बल के तरह कितने तरह के जस्टिस है? ठीक है, कितनी तरह के जस्टिस है? तो प्रियम्बल में एक शब्द आता है जस्टिस ऑफ, जस्टिस ऑफ यहां पर लिखा है आपका सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। तो ये तीन तरह के जस्टिस गिवन है हमारे प्रियम्बल में। कितने तरह के जस्टिस है? सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। तो तीन तरह का जस्टिस हमारे प्रियम्बल में मेंशन किया गया है। और अगर पूछा जाए ये तीन तरह के जो जस्टिस है ये हमने किस देश से लिया है, हमने तो पहले ही याद कर चुका है सोर्सेज में। गलत। मैंने हमेशा बोला था जस्टिस यानी न्याय की अगर बात की जाए तो रशिया याद रखना, 1962 के देश में हमको हेल्प किया, 1966 की लड़ाई में हमको हेल्प किया। याद रखिएगा, ये जस्टिस नोट करके लिख लो कि ये तीन तरह के जो जस्टिस है हमने रशिया, यानी कि आपको ऑप्शन में रशिया नहीं देगा, यूएसएसआर देगा। उस समय रशिया को क्या कहा जाता था? यूएसएसआर। वैसे यूएसएसआर मतलब इसमें बेटा वैसे तो 14-15 देश थे, ये ग्रुप था 14-15 देशों का, लेकिन उन 15 देशों में सबसे बड़ा देश रशिया था, इसलिए लोगों को क्या लगता है यूएसएसआर मतलब क्या है? रशिया। आगे देख लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखो ये क्वेश्चन फॉर्म में ही लाया हूं। रिपब्लिक ऑफ, अब ये अगर आप प्रियम्बल पढ़ेंगे तो वहां एक लाइन आती है, रिपब्लिक ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये तीन शब्द हमने किससे लिए हैं? फ्रांस से लिए हैं। याद है हमने सोर्सेज में पढ़ा था, कैसे पढ़ा था? जस्ट अब हमने पढ़ा था LEF, LEF, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। ये तीन शब्द हमने एफ से खत्म हुआ है तो एफ से फ्रेटर्निटी, एफ से फ्रांस, ये तरीका है। ये तीन शब्द प्रियम्बल में हमने कहां से लिए हैं? फ्रांस से लिए हैं। और याद रखने का तरीका शॉर्टकट सब लोग लिखना है, LEF, LEFT लिख लो, लेफ्ट, लेफ्ट मतलब बाया। ठीक है, बस टी काम का नहीं है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी।
और अगर पूछा जाए हमने प्रियम्बल, हमारा सोर्स कहां का है, अमेरिका, ये तो कॉमन है क्योंकि अमेरिका दुनिया का पहला देश है जिसके पास प्रियम्बल था, तो हम कहां से लेंगे, अमेरिका से लेंगे। इवन अमेरिका दुनिया का पहला देश है जिसने क्या बनाया था, अपना दुनिया का पहला लिखित संविधान बनाया था। ठीक है। अब एक चीज, हमने जिस तरीके से प्रियम्बल लिखा है वो लैंग्वेज हमने कहां से लाई, ऑस्ट्रेलिया से। लिखावट जो यूज की गई है प्रियम्बल में वो कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना, लोग यहीं पर फिसड्डी मर जाएंगे। ये दोनों में फर्क है। प्रियम्बल हमने कहां से लिया है, अमेरिका से। प्रियम्बल में हमने जो भाषा यूज की है वो कहां से ली है, ऑस्ट्रेलिया से। कोई मुझे बताएगा यहां पर कमेंट बॉक्स में, इवन आप में से कोई इंसान, ऑस्ट्रेलिया के 3 सोर्सेस याद है ना, ऑस्ट्रेलिया का शॉर्टकट क्या है, AUS। बताइए। मैंने बोला था ऑस्ट्रेलिया में ट्रे आ रहा है, ट्रे का धंधा करा जाता है, तो धंधा मतलब ट्रेड हो गया। अब मैं अगर ट्रे का धंधा करूंगा, घर वाले बोलेंगे बेटा इतना छोटा मोटा धंधा क्यों कर रहे हो, मतलब जॉइंट सिटिंग होगी। तो दूसरा क्या हो गया, जॉइंट सिटिंग। पूरे परिवार में मीटिंग होगी कि नहीं होगी कि बेटा ये कौन सा धंधा कर रहे हो। तीसरा नंबर, मैंने एक बहुत बड़ी स्टोरी बताई थी करंट की। ऑस्ट्रेलिया में 55 करोड़ मर गए थे, कौन करंट लिस्ट, कौन करंट लिस्ट। बेटा एक बात बताओ, सबसे कठिन चीज क्या है, पार्ट्स कोई भी याद कर लेगा, सोर्सेज याद रखो। सोर्सेज 38 के 38 मैंने तो गिन के रखे हैं। लैंग्वेज मतलब बेटा, अब हमने प्रियम्बल को जिस तरीके से लिखावट लिखे, द स्क्रिप्ट, जरूरी नहीं है वहां लिखा जाएगा द स्क्रिप्ट ऑफ प्रियम्बल इज टेकन फ्रॉम, ठीक है, जिस तरीके से हमने लिखा है। साइली, वेरी गुड। ट्रेड एंड कॉमर्स, जॉइंट सेटिंग एंड लैंग्वेजेस, वेरी गुड। ओके, अब देखिए, अगर प्रियम्बल को हमको अमेंड करना है, मतलब चेंज करना है, तो वो पावर्स किसके पास है, नॉर्मल सी बात है, संविधान में कोई भी चीज चेंज करने दो वो पावर केवल पार्लियामेंट के पास है, ये लॉजिकल होना चाहिए। फिर भी मैंने ला लिया, कई बार इंसान ऐसे एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए। अब क्या पूछा गया है, बताइए अगर हमको प्रियम्बल को अमेंड करना है तो हम किस आर्टिकल का यूज करेंगे। आंसर क्या है, आर्टिकल 368। ये भी घुमाया हुआ क्वेश्चन है, मैंने तो ये आपको पहले ही याद करवा दिया है। अमेंडमेंट का आर्टिकल ही 368 है, चाहे प्रियम्बल अमेंड करो या कुछ भी अमेंड करो, आर्टिकल नंबर 368 का ही यूज होगा। अगर संविधान में कुछ भी चेंज करना है तो कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे, 368। याद रखिएगा, आर्टिकल 370 पे मूवी बनी है, उसी केस से 2 कम कर दो, 368 बचा। तो 368 क्या है, अमेंडमेंट। और अमेंडमेंट का पार्ट क्या है, पार्ट नंबर कौन सा है अमेंडमेंट, वेरी गुड, 20। AM में कितने लेटर है, 2। और डॉट को जूम करो, 0 बन जाएगा। बेटा ऐसे अच्छे से याद करते हुए चलिए। मैं नेक्स्ट वीक में आपकी सोर्सेस के ऊपर, अभी इसके बाद मैं नया नहीं पढ़ाऊंगा, सोर्सेस फिर से पढ़ाऊंगा, आगे नहीं बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है, आगे बढ़ने से अच्छा है एक बार और रिकॉल करा देता हूं, तो आपको फिर से कंसेप्ट में कॉन्क्रीट वाली पकड़ बन जाएगी। चलो देख लेते हैं, यहां पर आ गया है, यह है ब्रह्मास्त्र। इसके पहले मैंने वन लाइनर पढ़ाए हैं, 5 स्टार। अगर मैंने कोई चीज में 5 स्टार लिख ली मतलब सबसे हाईएस्ट चांसेस है और सबसे टफेस्ट क्वेश्चंस वहीं से निकलेंगे। आज तक प्रियम्बल को लेके लड़ाई हुई है कोर्ट के अंदर, 3 केस हुए अब तक, और वो तीनों केस लाइन से लाए हुए। पहला केस, दूसरा केस और ये तीसरा केस। पहला केस का नाम है बेरूबरी यूनियन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कब हुआ था केस, 1960 में। उसमें क्या बोला गया था, कुल मिला के लड़ाई किस बात की थी, कि प्रियम्बल हमारे संविधान का हिस्सा है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट पास किया और क्या बोला, प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट। बस आपको यही चीज याद रखनी है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। आपको क्वेश्चन सिंगल लाइनर पूछा जाएगा, बताओ भारत के किस केस में कहा गया था प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट, यानी ये हमारे संविधान का अंग नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा बेरूबरी केस, 1960। फिर एक और बार केस हुआ टोटल 13 साल बाद, जिसका नाम है केशव नंदा भारती केस, 1973। इस केस में क्या बोले, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले बोले नॉट अ पार्ट, फिर बोले पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर तीसरा केस आएगा LIC वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1995। यानी आखिरी बार केस प्रियम्बल के ऊपर कब लड़ा गया था, 1995 में। और सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में क्या बोली, प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
पहले ये आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं व्हाट इज इंटीग्रल पार्ट। किसी को कोई डाउट होगा तो मुझे पूछेंगे। मैं एक बार फिर समझा देता हूं। तीन केसेस हुए हैं। पहले में हमने क्या बोले, प्रियम्बल अंग नहीं है, नॉट अ पार्ट। दूसरे केस में क्या बोले, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड में क्या बोले, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मुझे लगता है दो केस को तो समझाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये वाली चीज बतानी है, व्हाट इज इंटीग्रल पार्ट। हमने ना केशव नंदा भारती केस में क्या बोला था कि प्रियम्बल हमारे संविधान का पार्ट है, अंग है। इस बार बोले अंग नहीं है, इंटीग्रल अंग है, इंटीग्रल पार्ट है। व्हाट इज इंटीग्रल पार्ट? सबसे बेहतरीन एग्जांपल क्या होगा, वी द बॉयज। हमारे मां बाप को दो तरह से बच्चे पैदा होते हैं, एक होता है लड़का, एक होती है लड़की। हम बोल सकते हैं बॉयज आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फैमिली। लिख लीजिए, ये लाइन लिख लीजिए, हमेशा याद रहेगा। बॉयज आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन फैमिली। स्पेशली इंडियन फैमिली में बॉयज कौन होते हैं, इंटीग्रल पार्ट होते हैं। इंटीग्रल पार्ट मतलब, वैसे तो देखा जाए तो इंटीग्रल पार्ट गर्ल्स भी है, लेकिन बॉयज को क्यों माना जाता है? गर्ल्स क्या होती है, शादी हो जाती है और घर छोड़ के दूसरों के घर में चली जाती है, लेकिन वो एक केवल लड़का होता है जो जीवन भर मां बाप के साथ रहता है। तो इंटीग्रल पार्ट मतलब ऐसा पार्ट जिसको अलग ना किया जा सके। समझ में आ गया? अनडिटैचेबल, इंटीग्रल का मतलब लिख लो, अनडिटैचेबल। अब आप बोल सकते हो प्रियम्बल क्या है, इंटीग्रल पार्ट है, जिसको डिटैच नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। तो ये सबसे फेमस क्वेश्चन आपके लिए तीन केसेस के ऊपर आ सकते हैं, जो मैंने सिंपल शब्दों में बता दिया। अगर आप एम लक्ष्मीकांत खोलेंगे, इसके ऊपर पूरा एक इतना इतना लिखा है। तो शॉर्टकट बेटा, मैंने सिंगल लाइनर आपको सारी चीजें दे चुकी है। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्या हो जाएगा इससे रिलेटेड। आपका पता है, अब तक प्रियम्बल खत्म हो चुका है, अब केवल आखिरी चीज बची है। ये मेरा फिनिश है, ठीक है, फिनिशिंग मूव। कुछ एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने प्रियम्बल को अलग अलग नाम दिया है, उस पर भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपको पूछा जाएगा, बताइए प्रियम्बल को संविधान की आत्मा किसने कहा है? प्रियम्बल को ऐसा किसने कहा है कि प्रियम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तीन लोगों ने कहा है, बट मैं बता देता हूं, तीनों में अगर ऑप्शन आपको तीनों के नाम दिख जाए तो मेन आंसर है बी आर अंबेडकर। फिर भी बी आर अंबेडकर ऑप्शन में नहीं दिखेगा तो ये दोनों व्यक्तियों ने भी कहा है, पंडित ठाकुरदास और जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह। आपको ये याद रखना है, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले राष्ट्रपति है। ये कौन है? इंडिया के पहले प्रेसिडेंट, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, एक लौते और आखिरी। ठीक है, और ये भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई थे, ये भूलना मत। नहीं, पहले मैंने पूछा है, मैंने बोला है पहले सीजेआई प्रेसिडेंट, पहला भारत का चीफ जस्टिस जो प्रेसिडेंट बना। देखा जाए ना तो वो प्रेसिडेंट नहीं थे, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। फिर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था ऐसा एमपीएस वगैरह की एग्जाम में, वो क्वेश्चन ही गलत था। क्वेश्चन होना चाहिए भारत के पहले चीफ जस्टिस जो एक्टिंग प्रेसिडेंट बने हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट तो रह चुके थे। चलिए अब बात कर लेते हैं, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने प्रियम्बल को कहा है चाबी, यानी भारत संविधान की चाबी कही है, की टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये याद रखना बहुत आसान है, कृष्णा अय्यर। ठीक है, कृष्णा अय्यर। बताता हूं कैसे याद रहेगा। दूसरा नंबर, अच्छा ऐसे कौन से भगवान हैं जो माखन चुराते थे? कृष्णा भगवान। और माखन चुराने के लिए बेटा ताले तोड़ने पड़ेंगे, और ताले में क्या लगता है? चाबी। तो भारत के प्रियम्बल, भारत संविधान में प्रियम्बल को चाबी से कंपेयर किसने किया है? मिस्टर कृष्णा अय्यर ने। अब आ जाएगा, भारत में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने हमारे प्रियम्बल को फिलोसॉफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है? तो वो आ जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये बंदे के ऊपर आपको लिख के दे रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट मारा है। अच्छा, इस पे दो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, पहला और तीसरा, की के ऊपर कभी नहीं आया। ठीक है, मैंने जो चीज बताई है वो अच्छे से याद करते हुए चलिए। सब लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा जो ऑनलाइन देख रहे हैं, तो मैं साइड में हट जाता हूं बेटा।
अच्छा, हमेशा याद रखिएगा, एक बार मैंने कोई चीज पढ़ा दी तो आपको पता है क्या करना चाहिए? घर जाइए, पहले तो ये रिकॉल करिए, क्योंकि जब तक आप रिकॉल नहीं करेंगे आपको कुछ याद नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है यार मैंने पढ़ा दिया बात खत्म, अरे भाई ये आपको याद भी रखना है एग्जाम तक। आपको पता है इसके बाद एक होमवर्क रहेगा, घर जाने के बाद आप प्रियम्बल के ऊपर यूट्यूब से एमसीक्यू सॉल्व करो। एमसीक्यू सॉल्व करने से आपको पता चलेगा यार हमारी प्रिपरेशन कैसी हुई है। आप देखना 80% 70% क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वो जो 30% एक्स्ट्रा आप वो वहां से निकाल लोगे, एग्जाम में कुछ बचा ही नहीं। एग्जाम में फाड़ के आओगे आप लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमेशा आपको यह मानना पड़ेगा दैट यू गॉट द बेस्ट टीचर इन दिस पुणे। लाइक फॉर पॉलिटी, मैं नहीं कहूंगा मेरा हिस्ट्री में बहुत ज्यादा कमांड नहीं है बाकियों के वैसे मैं बोलूंगा पूरे पुणे में, ऐसे पूरी दुनिया में कोई हिस्ट्री का टीचर नहीं होगा जो हिस्ट्री में जाके बहुत अच्छा स्कोर करे। हाँ, बाकियों में वो नंबर 1 आ सकते हैं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, एक्सपर्ट। अब मैं, मेरे से भी बड़े बड़े एक्सपर्ट होंगे जो पॉलिटी के रहेंगे, बट मैं बोलूंगा वन ऑफ द बेस्ट टीचर आपको मिल चुका है पुणे में, जो इतनी सिंपली तरीके से, मैं बता रहा हूं हमारे टीचर्स जब हमको पढ़ाते थे ना, वो इंग्लिश में पूरा बकर बकर करके चले जाते थे। मेरी तो इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था, तो सारी चीजें खुद ही समझना पड़ता था। और स्टार्टिंग से मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा हूं, बहुत ही मेडियोकर, बहुत ही ज्यादा मेडियोकर। मेरे पूरे खानदान में मेरे पूरे दोस्तों को लगता था ये लाइफ में कुछ नहीं करेगा, बट उन लोग अब दारू पी के सो जाते हैं और हम इधर बेटा दनादन दनादन अभी फिलहाल अब लाइफ में कुछ करना चालू किए हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे देख लेते हैं। लाइफ में कोई कभी नहीं बोल सकता कौन कहां जाएगा। लाइफ में हमको बनना था क्रिकेटर, जीवन में सिर्फ लोगों की टांग दिखती थी, दनादन यॉर्कर मारते थे। एक बार जाइएगा। अब लेकिन वही होता है सपोर्ट करने वाला। अब मैं, ऐसा नहीं था कि सचिन तेंदुलकर उसके पापा लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, भाई अपोज करेंगे। धोनी आपने देखा होगा अपोज करेंगे। इवन यहाँ पे अब मैं जहां डिफेंस एकेडमी में जाता हूँ, वहां बहुत बड़े पूरे स्टूडेंट्स हर संडे को क्रिकेट होता है। अब मैंने क्या हुआ, 2 साल में तो वहां ज्वाइन किया हो गया, ऑफिसर्स करियर एकेडमी में अभी मैं सर्व कर रहा हूँ। तो मैं 1.5 सालों में कभी गया ही नहीं था, 7 साल हो गए थे बल्ला छोड़े हुए। अब बहुत पहले मैं, अच्छा बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन मैं राजस्थान प्रीमियर लीग खेल चुका हूं। वो उस समय टेलीकास्ट नहीं होता था, रेलवेज, वो भी इंडियन रेलवे की टीम से खेला हूं। तो मेरे स्टूडेंट्स के साथ मैं कभी ग्राउंड पे गया नहीं था, वो लोग बहुत अकेले अकेले में खेलते थे। एक दिन हमारा क्रिकेट चल रहा था, उनको लगा अब सर आए हैं धीरे बॉल फेंको। अब कभी पता मैंने बताया नहीं था मैं क्रिकेट खेलता हूं। तो पहली बॉल आई छक्का, दूसरी बॉल आई छक्का, तीसरी बॉल आई छक्का। पीछे से वो जाता है और बोलता है बेटा तेज फेंक। जितनी तेजी से बॉल आई, चौथी वाली आई बहुत बड़ा वाला छक्का, पांचवी आई बहुत बड़ा वाला छक्का, छठवीं आई बहुत बड़ा वाला छक्का। अगला ओवर नॉर्मल सी बात है, दूसरा बैट्समैन आएगा, पहली बॉल बीट, दूसरी बॉल बीट, तीसरी पे उसने सिंगल दिया, फिर छक्का छक्का छक्का। मतलब मैंने 2 ओवर खेले और 54 रन हमारे टीम के बन गए, 55 रन। उन्होंने जो स्कोर हमको 7 ओवर में दिया था, हमने 3 ओवर में खत्म कर दिया। उस दिन से बोले सर आप मत आया करो मतलब आपको जिस टीम से होंगे वही टीम जीत जाएगी। फिलहाल आ जाते हैं अभी वापस, बस मैं बता रहा हूं, कोई भी माँ बाप कभी नहीं चाहता कि उसका बेटा ऐसी फील्ड में जाए जिसमें बहुत सिक्योरिटी ना हो। फिर मैंने क्या किया, पापा से बहुत सारे दिन बात नहीं किया था। जब 11वीं में मेरे को बोले कि बेटा 10वीं तक मैं बता रहा हूं मैं कभी पढ़ा ही नहीं, अगले दिन मेरी बोर्ड्स की एग्जाम है, हिस्ट्री की एग्जाम है, मैं ज्योग्राफी पढ़ के चला गया हूं। और उसके एग्जाम के एक दिन पहले मैं वारासिवनी, हमारे राज्य पार कर देता, मध्य प्रदेश में खेलने चला गया हूं। कभी वारासिवनी चला जाता था, कभी हमारे साले का साथ सीधे ट्रेन से ट्रेवल करता था। पापा बोलते थे कहां जा रहे हो, हम बोलते थे नाइट क्लासेस है, हम लोग नाइट क्लास करेंगे। पता चला बच्चा भैया पहुंच गया मध्य प्रदेश। तो हम बहुत कम उम्र से सारी चीजें कर रहा था, बट फिर ठीक है, पापा ने एक दिन बोले 11वीं में बेटा जाओ जी लो अपनी जिंदगी, तुमको क्रिकेट में हम रूबी क्लब लगा के देंगे। नागपुर का सबसे बड़ा क्लब, वहीं से उमेश यादव निकला था, विदर्भ एक्सप्रेस, भारत का पहला इंडियन बॉलर जिसने 150 की स्पीड टच किया होगा। मेरे को बोले बेटा वहां क्लब ज्वाइन करेंगे और तुम क्रिकेट खेलना। मेरे लाइफ में ऐसा लगा ड्रीम कंप्लीट होने वाला है। हम गए, 3 महीने बीत गए, ज्वाइन ही नहीं कर रहे। चौथा महीना आ गया, मैं पापा को फोन किया, मैं बोला पापा क्लब ज्वाइन करने वाला था। बोले बेटा अगले महीने। 5 महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए, 7 महीने बीत गए। एक दिन मैं बोला पापा आप तो टाले जा रहे हो, मैं घर आ रहा हूँ। बोले तू घर आके दिखा। उसके बाद से बेटा ऐसा हुआ, हमने पापा से बात करना छोड़ दी। 3-4 महीने मुझे लगा बात करना छोड़ूंगा, मेरा क्लब लगा के देंगे। ऐसा हुआ, क्लब तो लगा के दिए नहीं। फिर जिंदगी में थोड़ा 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 पढ़ना चालू किए, और हमको मालूम था, पापा को बचपन से देखा था, पुलिस में थे, तो वही पढ़ना था। उसके बाद हम पुणे आए ग्रेजुएशन करके, और मेन मकसद था कि मुझे पुलिस में जाना है। ऐसा नहीं है लाइफ में मैंने एग्जाम्स नहीं निकाली है, मल्टीपल एग्जाम निकाली है। मैंने बताया एसएससी सीजीएल निकाला है, सीपीओ निकाला है, सीडीपीओ निकाला है, स्टेनोग्राफर निकाला है, फील्ड इन्वेस्टिगेटर निकाला है, और ये सारी एग्जाम्स भी मल्टीपल टाइम्स निकाली है। तो बस ऐसा था, कहीं ना कहीं इंसान स्टक हो जाता है। तो कई बार आपके बैकअप प्लान्स क्या होते हैं, मैं इतना पढ़ता था तो मेरा ऐसा था कि लाइफ में कुछ नहीं हुआ तो ये तो चीज रहनी है।
तो बस आप लोग अच्छे से पढ़ो, सारी चीज होगी ही अच्छी। मेरा जब सीपीओ निकला था ना, तो मेरा लाइफ की ड्रीम जॉब थी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, दिल्ली पुलिस, 2 स्टार। अभी आज के टाइम में भी आपकी 88 या 90, 80 से 90 हजार आपकी सैलरी आ ही जाती है। आपको डीजी लोन मिलता है वहां पर 50 से 60 लाख का। मतलब पहले दिन आपको बंगला बनाने का मौका। ये थोड़ी सिक्योरिटी है कहां पर, आपके गवर्नमेंट जॉब्स में। तो अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, सीपीओ इज द बेस्ट थिंग। जिनका मैथ्स कमजोर है, कितने लोगों का मैथ्स ठीक ठाक है और एवरेज है, अब बाकी लोगों का बिलो एवरेज है क्या? कितने लोगों का बिलो एवरेज है, कितने लोगों का एवरेज है, बाकी लोगों का एवरेज है, और कितने लोगों का अच्छा है? आपका अच्छा है। तो आपके लिए सीपीओ निकालना मतलब बाएं हाथ का खेल। मैं बेटा हेल्प कर दूंगा आपको, बुक्स प्रोवाइड कर दूंगा आपको, सिलेबस बता दूंगा। 200 मार्क में आपका कट ऑफ भी बड़े मुश्किल से 90-100 है। उसमें मैथ्स में आपको 50 में 0 मार्क ले लो तो भी 150 मार्क का पेपर है। लेकिन मैं बोलता हूं 0 क्यों लेना है, कठिन हो जाएगा एग्जाम पास करना। 0 मतलब 15 ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो। वैकेंसी हर साल में एसएससी कैलेंडर रिलीज करता है, 2025 का कैलेंडर अभी आ जाएगा, मैं बता दूंगा कौन से महीने में आने वाली है। अभी से अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं एक बुक भी सजेस्ट कर दूंगा। ऐसे कैसे नहीं निकलेगा, और मेरे ये सब्जेक्ट से भर भर के क्वेश्चन आएंगे। पूरा एसएससी सीपीओ से अकेला हम निकलना है, मतलब इट इज अ टीम वर्क। आपको बेस्ट टीचर मिला है फॉर मैथ्स भी। आपको यहाँ इंग्लिश का भी बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं सर। आपको ना कॉम्बिनेशन लेके चलना है। अच्छा, आपकी मेन जो डिसाइड करेगा आपका फेट, आपका फ्यूचर, वो करेगा 3 सब्जेक्ट सीपीओ में। आपका एक हो गया है आपका वहां पर इंग्लिश, आपका दूसरा हो गया है मैथ्स, तीसरा हो गया है रीजनिंग। नहीं, ये मैथ्स तो चलो छोड़ दो, जिसका मैथ्स नहीं है उसके लिए सीपीओ बताया हूं ना। इसके अलावा हो जाएगा आपका जीके। जीके भी बहुत टफ नहीं होता, सीपीओ का सीजीएल के मुकाबले थोड़ा ठीक ठाक होता है पेपर। बस आपको डीप में पढ़ना है, पढ़ाई में मजाक नहीं करना है। प्री होता है, और मेंस में तो केवल 200 मार्क का आपका इंग्लिश है बेटा। मेंस में कुछ नहीं है, लेकिन इंग्लिश में कमांड बनानी है। फिजिक्स, यही तो मैं बोल रहा हूं, मेरा सीपीओ में क्या हो गया था, पहले होती है आपकी 200 मार्क की एग्जाम, कट ऑफ लगता है बड़े मुश्किल से 100 का, मान लो 110, इससे ज्यादा नहीं लग सकता, कभी लगा ही नहीं है। एक बार मैं चेक कर लूंगा रिसेंट में। जब मेरा सीपीओ की एग्जाम निकल गई थी, मैं बताना चाहूंगा, मेरे उस समय मैं मैथ्स में बहुत वीक था, उसके बाद मैथ्स पढ़ना चालू किया, लेकिन मेरा मैथ्स जब वीक था, मैंने 50 में लिया था 1। कितना लिया था? 1। लेकिन बाकी बचे हुए 150 में लिया था 133, 132। यानी बाकी चीजें इतनी स्ट्रांग थी कि मेरे को वो मैथ्स टच भी करने की जरूरत नहीं थी। फिर मेरा आया मेंस, डायरेक्ट नहीं आता है, प्री के बाद आपका फिजिकल है, फिर है मेंस। तो इसमें एक और चीज आपकी, जगन्नाथ भगवान आपके साथ है। अगर किसी ने फिजिकल हैंडल कर लिया, फिजिकल भी एकदम वाहियात होता है। फिजिकल में क्या है, 3.5 फुट कूदो, हाइट 2 कदम पीछे जाके मैं ऐसे कूद जाऊंगा, मतलब चलो मेरा तो मान लेते हैं 6 फुट हाइट है, बट हाइट नहीं भी रही तो भी 3.5 फीट कोई भी कूद जाएगा। 3.5 फीट है क्या वो नीला वाला, दिख रहा है क्या वो? बस उतना कूदना है, वो भी शायद ज्यादा ही होगा, उतना ही होगा, लेकिन चलो अब मान लेते हैं 3.5 फीट कूदना है। आपको गोला कितना फेंकना पड़ता है पुलिस भर्ती में? फेंकना है 8.5 मीटर। कितना? 8 मीटर, मतलब लगभग 25 फुट। कितना फूटना है? 25 फुट। इसमें फेंकना है 3 मीटर या बड़े मुश्किल से 4 मीटर, यानी 12 फुट। कितना फुट? 12। उल्टे हाथ से फेंक दूंगा ऐसे। वो 8.5 मीटर में भी मैं आउट ऑफ मारता था स्टार्टिंग से। बस अब मैं बताना चाह रहा हूं तीसरी और आखिरी चीज जो आपके लिए दिमाग खराब कर देती है, वो है 1600 मीटर। क्या है? 1600 मीटर आपको वहां पर रहेगा रनिंग। और वो उसके लिए आपकी टाइमिंग है, उस समय शायद 7:30 थी, बट रिसेंट में 7 की गई है। तो क्या 7 मिनट देखा जाए ना, तो आर्मी वाले हंसते हैं इसको देख के। आर्मी में है यही चीज 5 मिनट 25 सेकेंड, उसमें आपको 2 मिनट ज्यादा दे रहे हैं वो लोग, क्योंकि ऑफिसर वाली रैंकिंग है। उनको मालूम है ऑफिसर में बेटा पुलिस भर्ती नहीं लेना है, ऑफिसर लेना है जिनका दिमाग अच्छा हो। तो दिमाग अच्छा वाला कभी भी 5:25 में आ ही नहीं सकता। बहुत रेयर केस होगा, जो लोग 5:25 में आते हैं वो मंद बुद्धि होते हैं। उनका घुटने में, वो दिन भर वही करते हैं, वो उनका बुक में ध्यान नहीं रहेगा। 100 मीटर होता है 16 सेकेंड। अरे बेटा उल्टा दौड़ूंगा इतना मतलब उल्टा नहीं, अब तो मेरी अब वो टीनेज वाली लाइफ चली गई मेरी, बट अभी मैं आराम से आ ही जाऊंगा, बहुत मुश्किल से 14-15 में आऊंगा। जब मेरा टीनेज टाइम था ना, तो 12.5 सेकेंड में 100 मीटर आना पड़ता था पुलिस भर्ती में। पापा पुलिस में थे, ग्राउंड में लेके जाते थे, तो जो साल भर प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, उनके साथ मैं दौड़ता था।
मेरे को समझ में नहीं आता था, मैं पप्पा को, हालांकि बहुत एरोगेंस वाली बात हो गई, लेकिन मैं जब दौड़ता था उनके साथ उनको बीट कर देता था। तो मैं पप्पा को बोलता था क्या काम के, साल भर साले यही दौड़ रहे फिर भी मैं हरा देता हूँ इनको। बेटा ऐसा होता है कई बार ना, हाइट वालों को फायदा होता है, वो लोग मेरे हाइट में छोटे हो जाते थे, तो मैं बड़ी बड़ी टांग फेंक के आगे दौड़ देता था। तो ये 12:30 में एक लौता वहां लड़का, बहुत चुनिंदा लोग होते हैं जो 12:30 में आते हैं, क्योंकि इंडिया का नेशनल रिकॉर्ड है 10.80 का। अब मैं बता रहा हूं, मैं आराम से 12 के ही अंदर आ जाता था। अब ऐसे स्टार्टिंग से क्रिकेट खेलना, दौड़ना होना, ये सारी चीज मैं पढ़ता नहीं था, यही सब करता था। तो वो जब पप्पा देखते थे तो पप्पा को था कि लौंडा मेरा लग जाएगा हर तरीके से। लेकिन पुलिस भर्ती में मेरे को जाने का नहीं था। ऐसी सब एग्जाम मुझे कभी करनी थी। सीएचएसएल का अगर मैं पेपर पास किया हो ना, मैं मेंस के लिए भी नहीं गया, क्योंकि मेरे को क्लरिकल पोस्ट नहीं चाहिए थी। फिलहाल मैं बोलूंगा कोई भी चीज छोटी नहीं होती, आपको ले लेना चाहिए। अच्छा, लोग क्लरिकल पोस्ट कब लेते हैं? जब सिक्योरिटी चाहिए। मेरी सिक्योरिटी है, मैं काफी सिक्योर जॉब में हूं, मैं वहां से ज्यादा कमा भी लूंगा, मैं वहां से ज्यादा अच्छा भी हूं, मेरे को ये जो कर रहा हूं ना मुझे बहुत पसंद भी है। अभी मुझे बोल देंगे इसके बाद तुरंत बाजू में एक और लेक्चर देने में दे दूंगा, रात के 12 बजे एक और लेक्चर देने में दे दूंगा, मुझे बोलेंगे दिन में 10 लेक्चर देने में दे दूंगा, क्या करूंगा बैठे बैठे? पढ़ाना दमदार मैं हमेशा ऐसा आदमी हूं जो लगातार नोट्स अपडेट करता है, लगातार हर साल मेरी नोट्स चेंज होती है, हर साल कुछ ना कुछ इनोवेशन ट्राई करता हूं, हाँ ऐसा करना है वैसे करना है। फिलहाल आपको बस मैं बता रहा हूं, सीपीओ इज द बेस्ट। सीपीओ ऐसा कोई इंसान यहां नहीं है जो पास नहीं कर पाएगा, बस टच में रहो। मैं पिक कर लेता हूं कई बार लड़के, वहां पे भी मैं बता रहा हूं, मेरे साइड में मैं टीचर्स क्वार्टर हमको जहां दिए गए हैं वहां पर 6 बच्चे रहते हैं, 6 बच्चों को मैंने चुन लिया है, और वो 6 में 3 या 4 रिजल्ट देते ही देते हैं, हर बार का रूल है ये। तो अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, टच में रहेंगे, टारगेट्स लेंगे, अगर मैं देता हूं आप टेक्स्ट कर लो सर ये वाला हो गया, और कुछ पढ़ना है क्या, और कुछ पढ़ना है क्या, मैं बता दूंगा। चलिए फिलहाल सारी चीज छोड़िए, अभी वापस आ जाते हैं। अभी हम देख रहे थे कि प्रियम्बल को निकनेम्स किसने किसने दिया है। अभी मैंने क्या बताया था? की मतलब चाबी। अच्छा चाबी देखो, एक था की और एक है की नोट, दोनों में फर्क है। चाबी एक अगर पूछा जाए अब किस इंसान ने प्रियम्बल को चाबी कहा है, की ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, क्या था आंसर? कृष्णा अय्यर। और अगर की नोट पूछा जाएगा तो अर्नेस्ट बार्कर। अच्छा ये याद रखना बहुत आसान है, वर्ड ऑफ द डे आप लोगों के लिए, अर्नेस्ट का मतलब होता है सच्चा। क्या होता है? जैसे ही इज द अर्नेस्ट पर्सन, ये बहुत ही सच्चा आदमी है। चलो फिलहाल ऊपर से चालू करते हैं। भारत में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने प्रियम्बल को आईडी कार्ड कहा है? अब एक बात बताइए, ऐसा कोई प्रोफेशन है जिसमें आईडी कार्ड देख के हम पहचानते हैं? 2 प्रोफेशन है। अगर कोई पुलिस वाला है कैसे पता चलेगा? हम बोलते हैं ना आपका बैज दिखाओ। वैसे ही एनए पालकी वाला आपके लॉयर थे, लॉयर लोगों का भी कार्ड होता है, तो आप जान सकते हो ये हमारे लॉयर थे। लॉयर साहब ने क्या कहा है? आईडी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा हॉरोस्कोप भी याद रखना बहुत आसान है, हॉरोस्कोप का मतलब ही होता है कुंडली। आपकी शादी के लिए मां बाप आपकी कुंडली निकालेंगे बेटा, अच्छे से बस पेपर पास करो, तो आप कुंडली निकालने के लिए पंडित आता है। तो हमको बस ये याद रखना है, पंडित के जगह यहां पर आप मुंशी याद कर लो। हमारे गांव में पता नहीं मुंशी टाइप ऐसा कोई शब्द है, पंडित को ही कहा जाता है। तो आप याद रख लीजिए, हमारी कुंडली कौन निकालेगा? मुंशी जी। प्रियम्बल को हमारे संविधान का गहना किसने कहा है? ज्वेल सेट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो कहा है ठाकुरदास भार्गवा। इनका पूरा नाम है ठाकुरदास भार्गवा। याद आया ये ठाकुर जी कौन है? जिन्होंने आत्मा कहा था, सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए इतना अच्छे से लिख दीजिए। आपको पता है ये पूरी पूरी लाइन याद नहीं करनी है, आपको पता है बहुत सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं। आईडी कार्ड, हॉरोस्कोप, गहना, की नोट, की, सोल, बस वो हाइलाइटेड वर्ड याद करो, बाकी चीजें नहीं। पूरा सेंटेंस रखने की जरूरत नहीं है। डन। चलो, प्रियम्बल इज द प्रॉपर यार्ड स्टिक। चलो एक काम कर लेते हैं, यार्ड स्टिक यानी क्या होता है? आपने देखा है दर्जी को, दर्जी के हाथ में एक लोहे की छड़ी होती है जिससे वो आपको कपड़ा नाप के देता है। 1 मीटर की छड़ी होती है, उसको यार्ड स्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यार्ड स्टिक। अच्छा 1 यार्ड यानी क्या? 3 फुट। आपने देखा होगा क्रिकेट की पिच कितने यार्ड की होती है? 22 यार्ड की होती है, मतलब 22 कदम की होती है। तो 1 यार्ड मतलब मेरा 1 कदम। ठीक है। तो प्रियम्बल को प्रॉपर यार्ड स्टिक किसने कहा है? बाकी चीजें छोड़ दो, बस यार्ड स्टिक हाइलाइटेड वर्ड मैंने बता दिया, आंसर हो जाएगा ठाकुरदास भार्गवा। तो हाँ पूरे वही है, तीनों वही है। तो ठाकुर दास को अभी मैं कंपाइल कर देता हूं, 3 चीज कहा है उन्होंने। भारत संविधान प्रियम्बल को सोल कहा है,
दूसरी चीज, प्रियम्बल को गहना कहा है, यानी कि ज्वेल सेट, ज्वेलरी, गहना का एक सेट है वो। और तीसरी चीज प्रॉपर यार्डस्टिक कहा है, जिससे हम क्या मेजर करते हैं, द वर्थ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, यार्डस्टिक से हम क्या करते हैं, मापते हैं चीजों को। तो प्रियम्बल एक यार्डस्टिक है जिससे हम क्या नापते हैं, हमारे संविधान का वर्थ, यानी वो कितना मूल्यवान है, हमारा संविधान कितना मूल्य है, ये हम किससे पता करते हैं, प्रियम्बल से। ऐसा कहा है ठाकुरदास भार्गवा ने। और आपका आखिरी ये है, बस याद कर लीजिए, प्रियम्बल किसकी तरह, रिसेंबल का मतलब वर्ड ऑफ द डे, सिमिलर। बाकी आप समझ लेंगे, ये आखिरी चीज छाप लीजिए, यहीं पर आपका प्रियम्बल खत्म होता है। प्रियम्बल किसकी तरह है, द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ यूएसए। अब जिनको लग रहा है इतना पढ़ के आप एग्जाम में स्कोर करेंगे, इसके बाद देखिएगा कैसे क्वेश्चन होते हैं। इतना पढ़ के सीधा सीधा क्वेश्चन कभी नहीं आता, घुमाता है। चलो अभी देखेंगे, क्वेश्चन शायद लाया होगा मैंने। इतना हो गया, डन। बट इट इज मोर देन अ डिक्लेरेशन, डीईसी मतलब डिक्लेरेशन। पहले तो वो बोलता है इट रिसेंबल्स द डिक्लेरेशन बट इट इज मोर देन अ डिक्लेरेशन। अगर आपको बोलना है मोर देन अ डिक्लेरेशन, तो मैं बोलता हूं डिक्लेरेशन बोले क्यों। हाँ, ये जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये वही है, भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक्टिंग प्रेसिडेंट थे वो, और भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट जो सीजीआई रह चुके हैं। तो मेरे ख्याल से भारत के 11वें चीफ जस्टिस थे, 11वें या 12वें। अच्छा, इन लोगों ने यार एड ऑन नहीं किया है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम हम क्या कर लेंगे, प्रियम्बल। अगली बार हम क्या करेंगे, फिर से मेरी आदत है बार बार रिकॉल करवाने की। नेक्स्ट हमारा जो पॉलिटी का सेशन होगा, तब मैं आपको क्या करूंगा, फिर से पार्ट्स एक बार रिकॉल करा दूंगा, शेड्यूल एक बार रिकॉल करा दूंगा। सोर्सेज अभी कर लेते हैं, सोर्सेज करें, पक्का ना, चलो सोर्सेज देख लेते हैं। क्योंकि आपने सोर्सेज आपको याद नहीं है, और सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, आपके पीछे देख रहा होगा, मेरे को तो ये सारी चीजें फिंगर टिप्स में मेरे जैसे है ना, वैसे चाहिए मुझे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, पिछली बार बताया था, 35 में 5 आ रहा है, तो टोटल कितनी चीज ली है, 5। जी से गवर्नमेंट, जी से गवर्नर, पांचवा लेटर एबीसीडी का क्या है, ई। ई फॉर इमरजेंसी, एफ फॉर फेडरल स्कीम, फिर एफ से आएगा एफपीएससी, जेपीएससी, पीपीएससी, और एफ से आ जाएगा आपका फेडरल कोर्ट। अच्छा, याद रखिएगा, कई बार क्या होता है, मैं अब ये मुझे पता है, लेकिन आपको पता है क्या पूछेगा, फेडरल कोर्ट की जगह ऑब्लिक करके लिखिए ज्यूडिशियरी। क्या पता ये क्लिक ही ना हो आपको, क्वेश्चन ऐसे पूछता है, बताइए ज्यूडिशियरी कहां से लिया गया है। फेडरल कोर्ट मतलब ज्यूडिशियरी ही हुआ, कोर्ट मतलब क्या, ज्यूडिशियरी ना, कोर्ट का मतलब ही हुआ ज्यूडिशियरी, मतलब कोर्ट से रिलेटेड। आपको ऐसे पूछा जाएगा ज्यूडिशियरी बताइए कहां से लिए है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। अभी मैंने 5 की 5 चीजें बता दी, आगे बढ़े, अगला वाला देख लेते हैं। अब आएगा ब्रिटेन, मैंने कैसे याद करवाया था, ब्रिटेन में टोटल 7 लेटर है, BRITAIN। अब ये कैसे याद रहेगा, बी से ब्रिटेन, बी से BCS, याद है BCS मीनिंगफुल वर्ड बताया हूं मैंने, या BSc कर लो, आप अभी BSc कर रहे हो या कर रहे होंगे, या किसी का ग्रेजुएशन हो गया होगा, तो बी से आएगा बाइकैमरलिज्म, सी से आएगा कैग, और एस से आएगा सिंगल सिटीजनशिप। चौथे नंबर के लिए हमको फिर से पहले नंबर पे जाना है। बाइकैमरलिज्म का मतलब क्या हुआ, 2 हाउसेस, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा बन के क्या बनता है, पार्लियामेंट। इसलिए चौथी चीज क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। चौथी चीज क्या हो जाएगी, पार्लियामेंट में कोई भी हम बिल पास करते हैं उसे क्या कहा जाता है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। उसके बाद छठवें नंबर पे क्या आएगा, रूल ऑफ लॉ, और आखिरी नंबर पे आएगा आपका रीट्स। रीट्स मैंने पिछली बार बताया था, रीट्स क्या होती है, एक पावर होती है जो 2 कोर्ट के पास है, एक है सुप्रीम कोर्ट, एक है हाई कोर्ट। आगे देख लेते हैं। अच्छा, क्रोनोलॉजी भी मेरी बहुत ही परफेक्ट है, देखा ना। अब आगे आ जाता है अमेरिका। अमेरिका में 7 लेटर है, AMERICA। मैंने बोला था पूरे बोल्ड डिसीजन जितने भी है, किसी को नौकरी से लगा देना, किसी को इल्जाम लगाना, सारा चीज हमने कहां से लिए, अमेरिका से।
अच्छा, अमेरिका में, दुनिया में किसी भी देश में इलेक्शन हो जाने दो, लेकिन सबसे ज्यादा न्यूज या शेयर मार्केट किस पे डिपेंड करता है? अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनेगा। इसलिए पहली ही चीज हो गई इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के अंदर कौन काम करता है? वाइस प्रेसिडेंट। थर्ड नंबर पे क्या होगा? रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड हाई कोर्ट जजेस, दिख रहा होगा। अब कोर्ट की बात कर रहे हैं, कोर्ट मतलब क्या? ज्यूडिशियल। तो इसलिए आएगा चौथे नंबर पे ज्यूडिशियल रिव्यू, फिर आएगा इंडिपेंडेंस ऑफ ज्यूडिशियरी, फिर आएगा प्रियम्बल, फिर आएगा फंडामेंटल राइट। पक्का? आपने देखो क्रोनोलॉजी मैंने कैसे सेट की है, एक और बार बताता हूं। तीसरे नंबर पे अगर बेटा कोर्ट आ गया ना, तो कोर्ट का मतलब ही होता है ज्यूडिशियल या ज्यूडिशियल से रिलेटेड, ज्यूडिशियरी से रिलेटेड। तो चौथे नंबर पे फिर से कोर्ट से रिलेटेड, पांचवें नंबर पे फिर से कोर्ट से रिलेटेड, छठवें नंबर पे प्रियम्बल, और आखिरी प्रियम्बल तो सबको याद रहेगा, दुनिया का पहला संविधान जिसने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, दुनिया का पहला संविधान जिसके अंदर प्रियम्बल था, हमने प्रियम्बल भी वहीं से लिए हैं, हमने फंडामेंटल राइट्स वहीं से लिए हैं। फंडामेंटल राइट्स कैसे याद रहेगा? दुनिया में सबसे ज्यादा फंडामेंटल राइट्स कहां के वायलेट किए जाते हैं? अमेरिका के। कैसे? बहुत ही रेसिस्ट कंट्री है। रेसिस्ट मतलब ऐसे लोग जो बहुत रंग भेद करते हैं, तू काला है, तू गोरा है, तेरी नाक टेढ़ी है, तू छोटा है। अच्छा, इसकी भी डेफिनेशन लोगों को बहुत कम पता है। रेसिज्म का मतलब क्या होता है? रंग भेद। रेसिज्म मतलब क्या होता है? रंग भेद। हमने हिंदी में ही इसको रंग भेद करके छोटा कर दिया। सिर्फ रंग का भेद करना मतलब रेसिज्म नहीं होता। अगर आप किसी को बोल रहे हो तेरी हाइट छोटी है, वो भी रेसिज्म हुआ। अगर आप किसी को बोल रहे हो तेरी चीनी जैसी आंख है, वो भी रेसिज्म हुआ। तो रेसिज्म के टोटल 4 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं? 4। ये हो गया कलर, हाइट, आईज, नोज। ये 4 चीजों के भेद अगर बेसिस पे अगर आप किसी की मजा ले रहे हो, किसी की उड़ा रहे हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? रेसिस्ट कहा जाएगा। आगे आ जाते हैं। कनाडा, कनाडा के अंदर मैंने बोला था नाड़ा आ रहा है, और कनाडा तो बेटा हर चीज के नाम में सेंटर लगना जरूरी है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर, फेडरेशन विद द सेंटर, रेसिड्यूरी पावर टू द सेंटर, और एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मैंने बोला था सुप्रीम कोर्ट भारत में केवल एक है, उसका मतलब सेंटर ही हुआ। सबको याद है? आगे आ जाते हैं। आयरलैंड में, आयरलैंड का शॉर्टकट क्या है? IRE। मैंने आपको कैसे पढ़ाया था? आयरलैंड में ना जो लोग रहते हैं उसको आयरिश कहा जाता है। आयरिश मतलब चिड़चिड़ा। अब चिड़चिड़ सबसे ज्यादा किसे होती है? पुलिस वाले को। और डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी है? SP। इसलिए DPSP कहां से लिए है? आयरलैंड से लिए है। अब मैंने बोला था देश में अगर कभी भी इलेक्शन होते हैं तो जनता चिड़चिड़ी बहुत करती है कि ये नहीं किए, वो नहीं किए, इसलिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन हमने कहां से लिया है? वहां से लिया है। अब मैंने अगर बोला था आपको, कोई बात बात पे आपको नो बोलेगा, मेरा ये काम कर दो, नो, मेरा वो काम कर दो, नो, तो आपको चिड़चिड़ होगी। इसलिए नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। सबको पता है ना व्हाट इज नॉमिनेशन? इलेक्शन और नॉमिनेशन में फर्क है। इलेक्शन मतलब चुनाव लड़ना, पब्लिक का वोट पाना और चुनकर आना। नॉमिनेशन मतलब सचिन तेंदुलकर जैसे लोग, वो लोग इलेक्शन नहीं लड़ते, राष्ट्रपति अपने मन से चुन लेता है, उसको बोला जाता है नॉमिनेशन। इलेक्शन और नॉमिनेशन में फर्क है। आगे आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया, नाम में ट्रे आ रहा है। ट्रे का हमने क्या किया था? धंधा। इसलिए पहला क्या हो जाएगा? ट्रेड एंड कॉमर्स। अगर मैं ट्रे का धंधा करूंगा, घर वाले बोलेंगे बेटा ये छोटा मोटा धंधा क्यों कर रहा है, ज्वाइंट सीटिंग होगी। और आपको मैंने आपको तीसरी चीज क्या बताई थी? कॉन्क्यूरेंट लिस्ट। क्या बताया था? कॉन्क्यूरेंट लिस्ट। पूरे संविधान में 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्क्यूरेंट लिस्ट। अब आएगा साउथ अफ्रीका। देखो साउथ अफ्रीका का शॉर्टकट क्या है? S.A। कितने लेटर है? 2। इसलिए कितनी चीजें है? 2। और 2 लेटर वाला हमारा पहला ही शब्द कौन सा हो गया? अमेंडमेंट। उसके बाद क्या आया? इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। आगे बढ़ जाते हैं। आ जाएगा फ्रांस। फ्रांस से हमने वैसे बेटा 2 चीजें ली है। रिपब्लिकन सिस्टम, मैंने आपको बताया था किस देश को हम रिपब्लिक कंट्री बोल सकते हैं? जिसका हेड यानी कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री सिलेक्टेड या इलेक्टेड हो, जहां चुनाव होते हो। उसके बाद हमने क्या लिए थे? प्रिंसिपल्स ऑफ 3 शब्द, लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी। ये 3 शब्द कहां है? प्रियम्बल के अंदर है। आगे बढ़ जाते हैं। रशिया, रशिया से भी हमने 2 चीजें ली है। फंडामेंटल ड्यूटी, आज नई चीज बताया था, कौन सा पार्ट है? पार्ट 4A। टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान में कितने हैं? 11। भूलना मत, कितनी है? 11 है। फंडामेंटल ड्यूटी कहां से ली है? रशिया से। मैंने कैसे याद करने बोला था? हमारे जितने भी जवान फ्रंट पे या बॉर्डर पे ड्यूटी करते हैं, उनकी हेल्प कौन करता है? रशिया। इसलिए ड्यूटी से सीधा क्या आना चाहिए? रशिया। मैंने बोला था, और मैंने बताया था जस्टिस अगर आपको दिख जाए
जस्टिस मतलब न्याय। भारत को हमेशा न्याय किसने दिया है? रशिया ने। 1966 के जब वॉर चल रहा था, पाकिस्तान को आर्म्स एंड एम्यूनिशन यानी कि हथियार सप्लाई किया था रशिया ने। हमको किसने किया था? रशिया ने। 99 की लड़ाई में हाँ अमेरिका ने किया था। अच्छा, पाकिस्तान को किया था अमेरिका ने और हमारी हेल्प किया था रशिया ने। और आपको ये याद रखना है, जस्टिस में कितने वर्ड है? जस्टिस कितने तरह का है? 3, जिसे क्या कहा जाता है? सैप। प्रियम्बल में ये 3 तरह के जस्टिस दिए हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। याद आया? आइडियल ऑफ जस्टिस आपका जापान से क्या लिया है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। इसको डिटेल में बाद में बता दूंगा, बस आपको ये याद रखना है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 21। किसके अंदर आता है? आर्टिकल 21। और आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ मतलब जीने का हक। अब आपका आता है जर्मनी। मैंने बोला है जर्मनी देश किसके लिए जाना जाता है? वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2। अब वर्ल्ड वॉर में जब भी आपकी वर्ल्ड वॉर लगेगा, कोई देश युद्ध लड़ेगा, इमरजेंसी लागू की जाएगी और इमरजेंसी में आपके फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाएंगे। तो ये इमरजेंसी के टाइम पे आपके जो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाता है, वो हमने कहां से लिया है? जर्मनी से लिया है। यहीं पर आपका पूरा का पूरा सोर्स आज फिर से हमने रिकॉल कर लिया और खत्म होता है। ठीक है बेटा, आपको खुद से ये चीजें याद करनी है। ठीक है, अगर किसी को डाउट होगा तो मुझे बता सकते हैं। आपकी क्लास यहीं पर होती है समाप्त। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।